अच्छा, एक ये जो बड़ी बड़ी समस्या क्या क्या आ रही है, जैसे अब हम लोग जैसे ना बात करेंगे तब तो सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है, कोई भी जो है ना रखे ताकि एक आइडिया हो जाए अपने को कि मामला कहाँ, मतलब कंफ्यूजिंग कहाँ हो रहे हैं हम लोग। जी। चलिए तो चूंकि 12:15 बज चुके हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे साथियों ने अपना समय निकाल करके इस कार्यक्रम के लिए व्यवस्थाएं जुटाई होंगी, कुछ लोग सफर में भी हैं और सबका अपना अपना शेड्यूल है। तो हम इस बातचीत को शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। जो साथी जुड़ेंगे बीच में वो जुड़ते रहेंगे और मैं उनको जोड़ता रहूंगा। आप सभी का इस मंच पर अब तक जितने साथी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी हमारे बीच में हैं, प्रकाश दान चारण जी हमारे बीच में हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से आपकी भूमिका रहेगी। आप स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कार्यक्रम है, किस तरह से इसको संपन्न किया जाना है। जो ये विकल्प की स्थिति हमारे बीच में आई है कि 14 अक्टूबर 2022 की एक तिथि जो दी गई है और उसके 3 माह में जो विकल्प मांगे हैं आयुक्तालय ने सीएएस के लिए, जिनसे जो पात्र हैं सीएएस के लिए। तो पहली जो बात आती है प्रकाश जी मेरे समझ में वो यही है कि पहले तो ये जो 2018 से पहले क्या मानदंड थे और उसके बाद के जो लोग हैं उनके लिए क्या नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन पर अ, विकल्प देने वाले लोगों को कुछ सुविधा या कुछ राहत देने की बात की जा रही है। पहले तो मैं समझता हूं कि इसी को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वो क्या चीजें हैं या कौन सी ऐसी पात्रताएं हैं जिसमें जो नए लोग हैं उनको कुछ लाभ या कुछ हानि हो रही है, और कुछ वो चीजें क्या हैं या वो पात्रता के कौन से मानदंड दंड हैं जिनके आधार पर जो पिछले कुछ लोग हैं जिनको राहत दी जा रही है, या कौन सी वो मानदंड है जिनमें राहत दी जा रही है। तो अगर इस बात को सबसे पहले स्पष्ट कर पाए तो बहुत ठीक रहेगा। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम किसके लिए पात्र हैं या हमें किस पर चर्चा की जानी चाहिए या हमें कौन से विकल्प को चुनना चाहिए। वो सारी बातें हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बाद में कर लेंगे। पहले तो यही जान लें कि वो जो जो तिथि दी गई है उससे पहले पात्रता के क्या मानदंड है, और उसके बाद सीनियर स्केल के लिए बात करेंगे, चयनित स्केल के लिए बात हाँ नहीं करेंगे, है ना। चयनित वेतनमान के लिए हाँ। बात नहीं करेंगे, अभी केवल सीनियर स्केल के लिए बात करेंगे। तो प्रकाश जी पहले तो मैं आपसे ही चाहता हूं कि आप ही थोड़ा सा स्पष्ट करें, फिर नीरज जी से हाँ, बात कर लेंगे। तो सभी साथियों देखो, जो बातें जो दीपक जी ने जो प्रश्न रखा है, हम थोड़ा सा 2010 वाले रेगुलेशन को थोड़ा देख लें, उसकी क्या मोटी मोटी बातें, और अपने को सिर्फ अपने सीनियर स्केल को ही देखना है। अभी अभी जो भी बात अगर मैं जितना समझ पाया हूं उसमें मैं सिर्फ और अपने सीनियर स्केल की बात कर रहा हूं। और उसमें क्या था देखिए, 2010 में का जो रेगुलेशन है यूजीसी का, उसमें भी 3 कैटेगरी है। अब हम लोगों के साथ कंफ्यूजिंग क्या थी कि वहां तो बहुत इजी था मामला, वहां नहीं था। वहां कुछ चीजें थी जो एडजस्ट हो रही थी, वो मैं आपको बताता हूं। वहां भी 3 कैटेगरी थी और वहां भी एपीआई स्कोर था। और सबसे बड़ी चीज जो थी वहां ये थी कि भाई क्लास टेकन के जो है, ये मान लीजिए 50 नंबर थे। और उसमें जो 3 कैटेगरी बनाई हुई थी, जो आपके एक तो थी, आप ये समझ लीजिए, टीचिंग और लर्निंग की। जी। टीचिंग और लर्निंग के बाद एक को करिकुलम का एक्टिविटी आ गया, और तीसरा जो एक्टिविटी थी वो थी रिसर्च वाली। ये 3 वहां भी थी। अब उसमें जो चीज प्लस थी वो क्या थी, देखो मैं समझ पाया हूं, वहां ये था कि आप अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास पूरी कर लेते हैं, वहां भी आपको सीधे 50 नंबर थे, और उस एक्टिविटी में मिनिमम 75 नंबर चाहिए होते थे। 75 चाहिए तो 50 क्लास में, अदरवाइज जो और एक्टिविटी है उसके साथ साथ वहां भी आप देखना एग्जाम ड्यूटी और ये कॉपियों का और सब ये करके पढ़ाने की टेक्निक का कोई नया इनोवेटिव ऐसी चीजें करके, और साथ साथ में वहां भी कुछ पब्लिकेशन वाला वहां भी डाला हुआ था, उस सेकंड वाले में, इसमें नहीं था, सॉरी। तो वहां जो 75 मिनिमम आ रहे थे, वहां लाने के बाद हालांकि वो स्कोर टोटल जो था ना वो है आपके 125 नंबर का, लेकिन वहां 75 आने थे। दूसरा जो था को करिकुलम एक्टिविटी का, उसमें आपके स्कोर है 25 का, और उसमें से 15 लाने। अब फिर उन दोनों में क्या किया देखिए, वहां ये था कि उन दोनों में ये था कि एक और दो को मिला करके आप जब करेंगे तो ये स्कोर ये था कि एक किसी में भी 10 से कम नहीं आना चाहिए था। ऐसा नहीं हो कि फिर वो गड़बड़ वहां, इसलिए। और तीनों मिला करके फिर जो लास्ट वाली और ऐड करेंगे ना,
तो लास्ट वाली जो रिसर्च वाला ऐड करने के बाद तीनों को एवरेज करके मान लिया जाता है कि ये 100 है और उसमें से 50 का स्कोर करना है। तो लगभग जो अपने सीनियर स्केल में जाते थे तो वहां ये था कि 100 के आसपास का जो स्कोर जो आता था पर ईयर्स का, उसके अकॉर्डिंग वो कर जाता था, वहां और कोई इश्यू था नहीं। और जो अभी 2018 का जो आया है ना, 2018 वाले में जो प्रॉब्लम क्या है, जो शुरुआत में तो सीधा लिखा हुआ है कि आपने एक ओरिएंटेशन कर लिया, आपने एक रिफ्रेशर कर लिया, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि जो स्क्रीनिंग कम इवेल्युएशन कमेटी जो है वो अगर आपको करती है सीएस के लिए कि आप प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पर एक चीज लिखी है कि आपको मिनिमम कॉलेज एजुकेशन के लिए मिनिमम 20 जो है ना वो लाने हैं नंबर, और मिनिमम जो 20 लाने हैं ना वो वहां बड़ी चीज है। हमने ये मान के जब वो जो आएंगे ना वो 3 कैटेगरी के अंदर से आने हैं, और वो 3 कैटेगरियां जो है जो अपने जो अभी आयुक्तालय ने जो सर्कुलर जो हमें भेजा है उसमें भी वो दिया हुआ है, लेकिन इसमें वो नहीं दिया कि आपका 20 का स्कोर कैसे, ये कहीं नहीं है। लेकिन 2018 का जो रूल है ना उसमें ये है। ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग कमेटी सीधा भेज देगी कि ठीक है रिफ्रेशर हो गया और ओरिएंटेशन हो गया और ओके, नहीं, वो देखेगी आपके 20 मार्क्स आएंगे, इसका काम ही उसका यही है। और जब तक आपके 20 मार्क्स नहीं आएंगे तब तक आपका रिकमेंड नहीं होगा, चाहे ओरिएंटेशन किया हुआ हो चाहे रिफ्रेशर किया हुआ हो। ये चीज मैं जान पाया हूं। बाकी एक बार थोड़ा सा श्रीमाली जी से और कंफर्म कर लो। अच्छा, चलिए, तो अभी तो जो आपने बताया कि जो मोटा मोटा अंतर आपको अनुभव हो रहा है वो ये है कि पीछे जिस तरह की आवश्यकताएं थी पात्रता की उसमें कुछ सुधार करके, और अब जो आप बता रहे हैं 20 नंबर आपके आने चाहिए। तो एक तो ये जो एक और प्रश्न उठता है, एक और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि ये प्रति वर्ष का है या उस 4 या 5 या 6 साल का ये क्राइटेरिया में व्यक्ति को अर्जित करना है। हाँ हाँ, 20 जो है ना असेसमेंट ईयर है, प्रतिवर्ष नहीं है। ये असेसमेंट ईयर है, मतलब अपना 4 साल का असेसमेंट पीएचडी वालों का, 6 साल का असेसमेंट जो हो गया नॉन पीएचडी वालों का। असेसमेंट ईयर है वो, पर ईयर नहीं है, इसको क्लियर रखें। 20 मार्क्स के पैरामीटर्स क्या हैं, क्या बेस क्या रहेगा इनका? हाँ वो बताएंगे, और थोड़ा और डिस्कस कर लो, वो भी आएगा। एक बार नीरज श्रिवाली जी से बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद ये बात करेंगे कि हमें किस तरह से वो पात्रता पूरी करनी है। कहीं ऐसा नहीं हो हमारा कोई साथी ऐसा हो जो पात्रता पूरी नहीं कर पाए। क्योंकि अभी एक प्रश्न भी आया है चैट बॉक्स में कि क्या केवल एक ओरिएंटेशन और एक रिफ्रेशर कर देने मात्र से ही हम सीनियर स्केल के लिए पात्र हो जाते हैं अगर हम पीएचडी 4 साल में कर रहे हैं तो, और अगर एमफिल 5 साल में कर रहे हैं तो, इस तरह से। तो अभी इस पर भी बातचीत करेंगे। पहले नीरज श्रिवाली जी से जान लेते हैं कि जैसा सर ने कहा कि जो अंतर है 2010 वाले जो लेटर है और 2018 वाला जो लेटर है उसके आधार पर क्या अंतर आप महसूस करते हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीरज कुमार श्रिवाली, राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैं 2010 की चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है वो ये है कि हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पर 2022 का रेगुलेशन ही अनिवार्य रूप से लागू होगा। हमारे पास वो ऑप्शन है ही नहीं। जब 2018 का रेगुलेशन आया था 112 पेज उसके थे, हिंदी इंग्लिश मिला के। उस समय मैंने उनकी सारी प्रिंट निकाल के उसी समय ये विकल्प वाले ऑप्शन को समझ लिया था कि ये क्या चीज है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर नोटबंदी कर दी अचानक तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कि इतनी अवधि में आप नोट बदल दीजिए, नहीं तो इस तरीके से नई नोट लागू हो जाएगी।
यदि देश में पेट्रोल की गाड़ियों को बंद कर दिया जाए, सॉरी डीजल की गाड़ियों को बंद कर दिया जाए और अचानक पेट्रोल की इंट्रोड्यूस कर दें तो आपको कुछ अवधि देनी पड़ेगी। तो ऐसा ही कुछ हमारे पुराने साथियों के लिए ये विकल्प दिया गया है, जो हमारे 2022 के ये जो हमारा नोटिफिकेशन आया है राज्य सरकार राजस्थान का, उसमें क्लियर दे रखा है कि यूजीसी के बिंदु 6.3 के अनुसार सभी जो योग्य साथी हैं उनको 3 महीने के भीतर विकल्प देना है। और वो 6.3 बिंदु ये कहता है कि जो जुलाई 18 का नोटिफिकेशन आया उसके 2 साल के अंदर अंदर जो साथी अपनी पात्रता रखते हैं उनको ऑप्शन है कि आइदर आप 10 ऑप्ट करें या 18 को ऑप्ट करें। तो अगर हम जुलाई 18 को माने नए नोटिफिकेशन की डेट, तो जुलाई 2020 तक मान लो। 2020 तक हम में से क्या कोई पात्र है? नहीं है, हम तो सभी 22 तक हैं, यानी हमारे लिए 2010 का पहली बात तो ऑप्शन है नहीं। क्या तो फिर आयुक्तालय और सभी कॉलेज हमसे विकल्प मांग रहे हैं? हाँ, संशय की स्थिति है। कई कॉलेजों ने सर्कुलर जारी कर दिया कि 18 के बाद जो भी पात्र हो दे दो। विकल्प उनसे ही लेने हैं जो 20 तक पात्र हैं, लेकिन सबसे लिए जा रहे हैं। मैं प्रश्न और उत्तर के रूप में ही बात करूंगा। क्या हमसे विकल्प मांग लिए जाते तो हमारा कोई नुकसान है? नहीं, कोई बात नहीं, विकल्प दे दीजिए। विकल्प पुराना या नया हम कौन सा दे सकते हैं? हम नया ही दे सकते हैं। लेकिन क्या किसी ने विकल्प पुराना दिया है तो कंसीडर होगा? हाँ, विकल्प पुराना दे सकता है, कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब बात आयुक्तालय पे जाएगी कि वो इसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं। क्या विकल्प पत्र मांगने से हमारा काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। विस्तृत आवेदन पत्र मांगे जाएंगे जिसमें हमारे सारे अटैचमेंट लगेंगे। ये जितने भी हमारी जो एलिजिबिलिटीज हैं वो हमारी आईक्यूएसी टीम द्वारा जब वेरीफाई हो जाएगी और पूरा पुलिंदा सेट बनता वो जाता है, उसको विस्तृत आवेदन कहते हैं। वो जब मांगेंगे तब मानिए कि हाँ अब आपकी डीपीसी होने वाली है। चलिए, जो नोटिफिकेशन आने वाला था उससे पहले ही मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। भारत सरकार ने नया नोटिफिकेशन इसलिए लाया है कि ये जो एपीआई की अंधी दौड़ थी, व्यावसायीकरण था, पेपर पब्लिकेशन, ये जो एक तरह से बिजनेस चल पड़ा, आपके भी मैसेज हम पेपर पब्लिश करेंगे 1,500 2,000, इस व्यावसायीकरण को हतोत्साहित करने के लिए ही नया नोटिफिकेशन आया है। ये एकेडमिशियन को कह रहा कि आप छोड़िए, लैब को छोड़िए, आप क्लास में बने रहिए, यही इसका उद्देश्य है। हमारे देश के शिक्षाविदों ने इस कमी को समझ लिया कि सब एपीआई के चक्कर में लगे हुए हैं, इसीलिए अब एपीआई को के महत्व को कम कर दिया है और अब आया है एपीआर, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, जो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जहां तक मैंने पढ़ा है, आप आश्चर्य करोगे, आप कोई बिना कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, बिना सेमिनार अटेंड किए, बिना रिसर्च पेपर पब्लिश किए सीनियर स्केल ले सकते हैं और सिलेक्शन स्केल लगते हैं। आई रिपीट, बिना कुछ भी किए आप सीनियर स्केल सिलेक्शन स्केल ले सकते हैं। तो मैं क्लियर करता हूं, हमारी अगली स्टेप ही सीनियर स्केल है। तो क्या क्राइटेरिया है? देखिए, सीनियर स्केल के लिए, क्योंकि हम उसी के लिए पात्र और मेन चर्चा उसी के लिए, सिंपल 4 5 6 आपको पता, पीएचडी एमफिल विदाउट पीएचडी, उस पर चर्चा नहीं करूंगा ड्यूरेशन की। अब मैं उसके पैरामीटर पे आ जाता हूं। तो पहला पैरामीटर है कि एक ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए और एक रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए। अब जो मेन है एलिजिबिलिटी, वो क्या होती है? एलिजिबिलिटी के 2 अलग अलग इंडेक्स दे रखे हैं। पहला है टीचिंग का, जिसमें आपके गुड या सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। तो आपकी क्लासेस जो हैं वो 80% से अबो है तो गुड है, 70 to 80 है तो सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब ये तो आपके हो जाएगा, कोई भी प्रिंसिपल आपको इसके नॉट सेटिस्फैक्ट्री में कंसिडर नहीं करेगा, ये काम तो हो गया। अब दूसरे क्राइटेरिया में आ जाइए जो होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया जो है उसमें भी वही है, आपके गुड हो या सेटिस्फैक्ट्री हो। तो दूसरे क्राइटेरिया में कुल जो है 7 बिंदु दे रखे हैं। 7 बिंदुओं में कोई भी 3 तरह की एक्टिविटियों में आप शामिल है तो आप गुड है, और 2 तरह की एक्टिविटियों में शामिल है तो आप सेटिस्फैक्ट्री हैं, और एक में भी नहीं है या केवल एक में है तो फिर नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, तो हमें सीनियर्स के नहीं मिलेगी। तो वो क्राइटेरिया क्या है? बहुत ही सिंपल है। पहला तो इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप अपने कॉलेज की किसी कमिटी में कोई प्रभारी वगैरह नियुक्त हुए हैं,
या किसी यूनिवर्सिटी में भी जब आप डेपुटेशन पे गए हैं, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी एज ए इंचार्ज आपने कोई ड्यूटी निभाई है, तो वो कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन, हम हर साल यूनिवर्सिटी कॉपियां चेक करते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, पेपर सेट करते हैं। तीसरी एक्टिविटी हो गई को करिकुलर, क्या आप कॉलेज में एनसीसी है, एनएसएस है, या जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज है उसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। चौथा खास, क्या आपने कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किया है, क्या आपने कंडक्ट करवाया है, ऑर्गेनाइजर करवाया है, क्या आप उसमें कोई भी आपका जो रोल रहा हो, जैसे कोऑर्डिनेटर है, को कोऑर्डिनेटर है, या कोई भी इस तरह का रोल रहा हो, पार्टिसिपेट नहीं किया हो, आपने ऑर्गेनाइज किया हो, आप और उसमें आप मेंबर रहे हो, वो बिंदु है। फिर तीसरा है, क्या कोई आपने प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट आपको स्पॉन्सर हुआ है यूजीसी या किसी इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने पीएचडी गाइड के रूप में काम किया है, या अंतिम बिंदु अब बात कर रहा हूं कि कोई भी एक पब्लिकेशन हो, कोई भी एक पब्लिकेशन हो। अब इतने सारे बिंदु हो गए, उनमें से कोई भी 3 बिंदु में अगर आप हैं तो सेटिस्फैक्ट्री है, 2 बिंदु में तो गुड है। तो आप सोचिए, देखिए, अगर आपका कोई पेपर पब्लिश नहीं है, एक भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो कम से कम आप हर साल अपने यूनिवर्सिटी की कॉपियां तो चेक करते ही हैं। नंबर 2, आप को करिकुलर एक्टिविटी में एनएसएस है या एनसीसी है या कल्चरल है या स्पोर्ट्स है, आप किसी न किसी में तो शामिल होते ही हैं। तो 2 एक्टिविटी तो आपके इजीली हो जाती है, तो वो 2 एक्टिविटी भी आपको सेटिस्फैक्ट्री में ले आती है, और सेटिस्फैक्ट्री होना भी अपने आप में एलिजिबिलिटी है। गुड होने के लिए आपको तीसरा एक और स्टेप बढ़ानी पड़ेगी, वो कोई भी हो सकता है, आप प्रोजेक्ट लाएं, आप पेपर पब्लिश करें, आप कॉन्फ्रेंस करवाएं। मतलब ये हो गया कि अब हमें इन कॉन्फ्रेंसों की अंधी दौड़ में, हम जानते हैं क्या होता है, हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, जाते नहीं है, सर्टिफिकेट घर पे आ जाता है, जो टाइटल लिखा हो सब कुछ हो जाता है। हमारे देश के शिक्षाविद इसी को समझ गए कि इसको हमें हतोत्साहित करना है। तो ये जो क्राइटेरिया दे रखा है वो इतना सिंपल है कि आप कोई भी 2 पैरामीटर करिए, आपको सीनियर स्केल मिल जाएगा। और आप आश्चर्य करोगे, अब मूल बात पर आता हूं, मैंने इतनी सारी जो बातें कही, यही बातें लागू हैं। ये जो 8 क्राइटेरिया बताए हैं, उसको एपीआर कहते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। यही एपीएआर सिलेक्शन स्केल के लिए लागू है, यही एपीआर एसोसिएट के लिए लागू है, यही एपीआर प्रोफेसर के लिए लागू है। थोड़ा सा एक एक पैरामीटर बढ़ जाता है। वो क्या बढ़ जाता है मैं बता देता हूं। सीनियर स्केल के लिए यही न्यूनतम पैरामीटर है, सिलेक्शन स्केल के लिए यही न्यूनतम है, केवल इतना ही अंतर है, आपको उसमें कोई भी 2 कोर्स करने होते हैं, 2 रिफ्रेशर कोर्स या मूक्स वगैरह अभी मॉड्यूल है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन होगा तो बात करेंगे। सिलेक्शन में आपको केवल इतना करना है अवधि पूरी करने के पश्चात। एसोसिएट प्रोफेसर में भी आपको कोई एक ही कोर्स करना है, यही पैरामीटर है, सिंपल, सेटिस्फैक्ट्री, गुड के, लेकिन आपकी पीएचडी होनी अनिवार्य है। बिना पीएचडी के आप एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते। और प्रोफेसरशिप के लिए बस सबसे इंपॉर्टेंट खास चीज ये, प्रोफेसर ग्रेड के लिए आपको 110 पॉइंट चाहिए। अब एपीआई स्कोर की बात आती है, जो पहले नहीं थी। पहले वाली स्टेज में कहीं भी एपीआई की जरूरत हमें नहीं थी, लास्ट वाली स्टेज में है, जिसको हम 110 मार्क्स कहते हैं। उसमें आप ये सारी चीजें आपकी आएंगी, रिसर्च है, कॉन्फ्रेंस है, पब्लिकेशन है, बुक्स है, प्रोजेक्ट है, एज ए गाइड है, सारी चीजें आ गई। अब उसमें एक खास बात जो हमारी राज्य सरकार ने हमारे लिए सुविधा कर दी है, 2 बहुत बड़ी सुविधा की है। नंबर 1, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के लिए 110 का स्कोर तो चाहिए ही सही, लेकिन असेसमेंट पीरियड में 10 पब्लिकेशन चाहिए, 3 साल में 10 पब्लिकेशन, वो भी यूजीसी केयर या पीयर रिव्यू में, जो कि थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन हमारी राज्य सरकार ने क्या सुविधा दे दी कि आप प्रोफेसर बनने के लिए 3 साल के असेसमेंट पीरियड में 10 पब्लिकेशन तो होने चाहिए, लेकिन 7 तो पहले वाले काउंट होने चाहिए। केवल आपको उस 3 साल के असेसमेंट पीरियड में 3 आवश्यक रूप से होने चाहिए। तो यानी किसी ने अपनी पूर्व सेवा में पहले से 7 कर रखे हैं, या 10 से ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अनिवार्यतः उस 3 साल की अवधि में आफ्टर एसोसिएट प्रोफेसर आपको अनिवार्यतः 3 पब्लिकेशन करने हैं। तो इस तरह से जब आपके 10 पूरे हो जाते हैं, तब आप प्रोफेसर के लिए पात्र हो जाते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बड़ी बात, कितने पद है प्रोफेसर के? क्या हम में से हर कोई प्रोफेसर बन जाएगा?
पहले दुविधा ये थी कि कितने प्रोफेसर दिए जाए। राजस्थान में ये कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो क्राइटेरिया ये डिसाइड हुआ पर पीजी डिपार्टमेंट 1 पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी 1 प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी 1 प्रोफेसर। ऐसे तो सबको मौका मिलेगा नहीं, लिमिटेड हो जाएंगे मामले। तो अभी अमेंडमेंट आया और ये किया कि नहीं, ऐसे विभागवार हम प्रोफेसर के पदों की सीमा बांधेंगे नहीं, जिसने भी योग्यता पूरी कर ली वो प्रोफेसर बन जाएगा। ये एक सबसे बड़ा, बहुत बड़ा बदलाव है, जिसके कारण हम में से हर कोई लगभग अगर इन पैरामीटर्स को पूरा कर देता है तो वो प्रोफेसर बन जाएगा। तो लास्ट स्टेप है, उसमें हमारे पुराना वाला सिस्टम है जो एपीआई जिसको हम कहते हैं, जिसका बहुत हवा होता है एपीआई, उसी की इंपॉर्टेंस है। बाकी उसके पिछले स्तरों में अब ज्यादा महत्व नहीं रहा है कॉन्फ्रेंस का, सेमिनार का, बुक्स का। हालांकि आप अपने एकेडमिक ग्रोथ के लिए जितना भी करें कम है, कहीं ना कहीं फायदेमंद ही होगा। समय समय पर सरकारें बदलती रहती हैं, पर नियम बदलते रहते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि 2018 का नोटिफिकेशन 10 की तुलना में बहुत ही सरल है, और ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप टीचिंग, जो हमारा मूल काम है, उस पर अपना आप फोकस कर सकें। एक छोटी सी बात मैं वापस अपने जो गुड और सेटिस्फैक्ट्री क्राइटेरिया उस पर आ जाता हूँ, थोड़ा सा एक पॉइंट हाईलाइट कर दूं। जो अवधि होती है वो तो आपको पता है, 4, 5, 6 सीनियर के लिए, फिर आफ्टर 5 साल सिलेक्शन हो गया, फिर 3 साल एसोसिएट और 3 साल प्रोफेसर। उसमें जो हमें ये सेटिस्फैक्ट्री गुड जो लाना है, वो याद रखना, जितनी अवधि है -1 उतने सालों में लाना है एटलीस्ट, हर एक के नीचे लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्शन स्केल कब मिलेगा? जब आप सीनियर स्केल में 5 साल बिताओगे, तो आपके अंतिम 4 वर्षों में आपके सेटिस्फैक्ट्री गुड जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। कहीं अगर 3 साल है तो अंतिम 2 वर्षों में आपके सेटिस्फैक्ट्री गुड जो क्राइटेरिया है वो पूरे हो जाने चाहिए। तो बहुत सारे हमारे साथी हैं, हम कुछ अवेयर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक जो बात मैंने नोटिस की, जो पुराने साथियों से भी मैंने अनुभव से जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी प्रोफेसर के लिए एक तो बात लंबी हो रही है, अगर मैं या तो बीच में कोई और साथी कैसे करें, सीनियर, आप जैसा कहें। नीरज जी सीनियर पर ही रखो अपनी बात को, ताकि सारे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। हाँ ठीक है, सीनियर स्केल पे ही रख रहा हूँ। सीनियर स्केल पे मैंने जो बात की 7 क्राइटेरिया, उसमें एक और बात मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा, ध्यान रखिए। गुड और सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईक्यूएसी जब कमेटी बैठती है, इट सीक्स ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट मांगती है जो हमसे रिलेटेड है। अब क्या होता है कि कई बार हम एग्जामिनेशन एवल्यूएशन हर साल करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास प्रमाण है? तो ध्यान रखिए, जब आपके पास यूनिवर्सिटी से कोई लेटर आता है पेपर सेट करने का या कॉपी चेक करने का, उसको आप संभालिए, उसका एक फाइल फोल्डर बनाइए। मतलब हमारे रिलेटेड ये जो भी क्राइटेरिया हैं उसके पेपर आपको देने होंगे, और आप पिछले सालों में जाके अगर आप उसको ऑफिस में संस्थान में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो अब आपको ये 8 बिंदु है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी जिम्मेदारी मिलती है, जब भी आदेश निकला है आपको उसको संभाल के रखना है, प्रिंसिपल से वेरीफाई करवा देना है, फोल्डर बना देना है, क्योंकि जब आईक्यूएसी कमेटी बैठेगी तो इसको मांगा जाएगा। तो ये मेरा सारांश रूप में ये जो मैंने बात कही, वो स्पष्टतः मेरा ये मानना है कि 2010 की तरफ देखना ही नहीं है, हमारे लिए केवल 2018 है। दीपक जी, अब मैं चाहूंगा कि कोई और साथी चर्चा करे, या अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम फिर इस पर नीरज बात सर, मैंने 3-4 प्रश्न जो है ना वो मार्क किए हैं, और मैं एक एक करके, मैं समझता हूं कि यही कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हमारे साथियों के मन में उपजे होंगे, और भी कोई होंगे तो हम प्रश्न लेंगे। और जो साथी हैंड रेज कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि चैट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहां प्रश्न रखें और हम धीरे धीरे सभी प्रश्न लेंगे। मैं पहले तो अपने ही 3-4 प्रश्न हैं मैंने जो बनाए हैं, कि पहला तो ये कि जैसे आपने कहा कि एग्जामिनेशन ड्यूटी हम देते हैं, या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम पेपर सेट करते हैं, या परीक्षा की कॉपियां जांचते हैं, तो ये क्या 4 वर्षों में या 5 या 6 वर्षों में अनिवार्य है, या किसी एक वर्ष में भी हमने कभी किया है तो भी उसको माना जाएगा? ठीक है, देखिए सर, ये जितने भी क्राइटेरिया हैं
ये लागू है टोटल असेसमेंट पीरियड पर, टोटल असेसमेंट पीरियड। और टोटल असेसमेंट पीरियड वो सभी 4 वर्ष आ गए, जिसमें प्रत्येक वर्ष जैसी कोई बात नहीं है, पर एकेडमिक सेशन जैसी कोई बात नहीं है। आप कभी भी इन एक्टिविटीज में आपने भाग लिया होगा, इट विल बी कंसिडर्ड। हाँ, कभी, क्योंकि ऐसा होता है कि एक साल हमारे पास कॉपी हमें नहीं मिली या हमने नहीं जांची, और एक साल हो सकता है कि हमने कॉपी जांची, या ऐसा हो सकता है कि एक साल हम किसी बड़े महाविद्यालय में थे और वहां पर हमने परीक्षा में ड्यूटियां दी और हमने निभाया पूरा दायित्व अपना, लेकिन किसी एक छोटे महाविद्यालय जहां पर परीक्षा केंद्र ही नहीं है तो वहां पर हमने नहीं किया। तो ये ऐसा संभव मतलब होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये सभी जो एक्चुअली, साथी हैं वो सारे ही सालों में उन्होंने इस तरह की कोई किसी गतिविधि में भाग लिया हो। हाँ हाँ, अभी जो पुराना सर 2010 का नोटिफिकेशन था, जब एपीआई हुआ करता था, उस समय पर जो पॉइंट्स थे वो पर असेसमेंट पीरियड थे, उसमें बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया थे, लेकिन नए में ऐसा नहीं है सर। चलिए, दूसरा एक जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो दूसरा बिंदु बताया, उसके अंतर्गत जो सेमिनार और जो कंडक्ट करने की आपने बात कही कि सेमिनार अगर आपने कंडक्ट की है तो उसको भी गुड या सेटिस्फैक्ट्री में वो सहायता देगा, है ना? तो इसमें क्या एक एक साथी, मतलब कई साथी ऐसे हैं जो सेमिनार तो नहीं कंडक्ट करा पाए क्योंकि कोरोना चल रहा था पिछले 2 साल, तो उन्होंने वेबिनार कंडक्ट करवाई, तो क्या उनको भी इसमें माना जाएगा पात्र? यूजीसी का जो मूल नोटिफिकेशन है, जी। या वो तो 18 में आया, 4 साल बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने जारी किया 2022 में, लेकिन उन दोनों की के ही नोटिफिकेशन में कहीं भी वेबिनार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब अभी तक तो वो कंसीडर नहीं है। ठीक है, वहां मतलब पर अगर केवल वहां पर केवल सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है और वर्कशॉप है। शिक्षक जी, संगठनों ने मांग की है वेबिनार को कंसीडर करने की, लेकिन अभी तक वहां से यूजीसी से कोई अप्रूवल नहीं मिला। ठीक। चलिए, दूसरी बात ये मान लेते हैं कि अभी तक वेबिनार को इसमें शामिल नहीं माना जा रहा है। एक एक प्रश्न और भी है कि क्या ये भ्रम जो हम हमारे बीच में फैला हुआ है कि हम पुराना विकल्प ले सकते हैं, ये क्या इस कारण से है केवल कि जो जुलाई 2020 की जो तिथि दी जानी चाहिए थी वो आयुक्तालय के द्वारा नहीं दी गई? आयुक्तालय ने केवल जो आदेश जारी किया, थोड़ा सा वो अच्छा होता। उन्होंने एक बात कह दी कि विकल्प उनको ही मिलेगा जो 6 पॉइंट यूजीसी नोटिफिकेशन हाँ। 18 के बिंदु 6.3 का पालन करते हैं। अब मुझे आश्चर्य होता है, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने या आयुक्तालयों ने इस बिंदु पर गौर क्यों नहीं किया। वो 18 का नोटिफिकेशन खोलते, 6.3 बिंदु पढ़ते तो ये संशय पैदा नहीं होता। पर अब हम तो जानते हैं कि वो 6.3 बिंदु क्या है, या तो वो 6.3 बिंदु दे के नीचे परिभाषित कर देते कि ये है 6.3 बिंदु, केवल उन्हीं को जो इस ट्रांजिशन पीरियड में है, तो कंफ्यूजन जी, नहीं होता। मतलब जुलाई और 2018 से 2 साल के भीतर, यानी कि जुलाई 2 साल 2020 के भीतर जो आ रहे हैं और जो पात्रता बिल्कुल। अपनी रखते हैं, केवल उन्हीं के लिए पुराना विकल्प है आपके बिल्कुल। मतानुसार। और जुलाई हम जैसे, 2020 जुलाई 2020 तक जो सीनियर सिलेक्शन एसोसिएट प्रोफेसर किसी के भी लिए पात्र हुए हो जुलाई 2020, तो उनके पास ही पुराने का विकल्प है। और हमारा तो खैर सीनियर्स के लिए तो पुराने में जाने में फायदा ही नहीं है। वैसे हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, मुझे ये भी आश्चर्य हो रहा है। हमारे लिए तो नया ही अच्छा है, जब कोई एपीआई का सिस्टम ही नहीं है। चलिए, और हम जैसे जो साथी 11 अक्टूबर 2022 को अपने सीनियर स्केल की पात्रता पूरी कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं, मतलब इस भ्रम के कारण कि वो ये सोच रहे हैं कि हम 3 दिन पहले इसमें एक योग्यता रख रहे हैं कि हम विकल्प भर सकते हैं। क्योंकि मेरी बात करता हूं कि मैं 11 अक्टूबर 2018 मेरी पोस्टिंग है और 4 साल मुझे 11 अक्टूबर 2022 को होते हैं विद पीएचडी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि 14 अक्टूबर 2022 की तिथि वहां पर मेंशन की गई है, तो हम ये मान रहे हैं कि हम भी इसमें पात्र हैं पिछले विकल्प को लेने के लिए, जो कि आप ये कह रहे एक हैं कि बार 6.3 के अनुसार आप पात्र नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे बैच में से। चलिए, ठीक है, एक बात ये स्पष्ट हुई है। प्रकाश दान जी से मैं हाँ। थोड़ी सी ये पूछना चाहूंगा कि क्या मतलब सर जो आपने समझा है और जैसा नीरज श्रीमाली जी समझा रहे हैं, तो इसमें कोई विभिन्नता है क्या, कोई भेद पड़ रहा है, कोई है, अंतर है? थोड़ी है। अच्छा, थोड़ी है वो हाँ जो सर, थोड़ा सा मैं चर्चा समझ कर लेते पाया हैं। हूँ, है क्योंकि हम दोनों ही पक्षों को हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल सर। जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो सबसे पहले तो ये आ रही है कि ये जो नोटिफाइड है आपके डेट है 14 अक्टूबर
14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान सरकार ने इसको नोटिफाइड कर दिया। तो हम सब लोगों की कंफ्यूजिंग का कारण क्या बना कि भाई 14 अक्टूबर के बाद तो नया ही लागू हो है। तो बहुत से सब कॉलेजों में यही चला है कि भाई 14 अक्टूबर के बाद तो नया, उसके बाद जो भी सीनियर के लिए एलिजिबल होगा उस पर तो नए लागू होंगे। बीच के जो इतने लोग हैं उसको हो सकता है उससे पहले कोई उसको चांस बने। सिर्फ एक ये आधार बना है, जो मुझे लगता है ये भी ज्यादा टिकने वाली बात है नहीं। यहाँ नीरज जी ने बिल्कुल सही कहा। सर मैं इसमें अपनी एक बात जोड़ना चाहूंगा। मेरे पास ये नोटिफिकेशन है, ये लिखा हुआ ऊपर डेट 14 अक्टूबर 2022 को ये रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इस पर संशय मुझे नहीं है और मैं कॉन्फिडेंट इसीलिए हूं क्योंकि 14 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन ये इसी नोटिफिकेशन में बिंदु संख्या 4 पर स्पष्ट रूप से कह रहा है, वही हवाला कि आप जाएं 18 के नोटिफिकेशन को देखें, बिंदु 6.3 को देखें। तो अगर कोई 2022 में अक्टूबर में भी अपने लिखित प्रकाशन में ये कह रहा है कि ऑप्शन मिलेगा, लेकिन किनको मिलेगा? 18 के नोटिफिकेशन के 6.3 बिंदु के अनुसार जो पात्र है, तो मेरे ख्याल से तिथि का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मतलब ये है, इसका अभी कोई वो या मतलब तो वो है नहीं विलोपित अभी। कर देते, या तो अपने नए नोटिफिकेशन वो विलोपित कर देते, या ये हाँ, बात जोड़ते कि हमने हाँ, 18 का नोटिफिकेशन राजस्थान में क्योंकि 22 में लागू किया है, तो 22 से आगे 2 साल हम ये लागू कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। वो अभी भी कह रहा है गो टू बैक 2018 एंड सी द पैरा 6.3। बात ये है। हाँ, इसलिए जो कंफ्यूज हुआ था वो यही हो रहा था सबके कि भाई जब 14 अक्टूबर 2022 को हो रहा है तो पिछले जो जो हाँ पहले हाँ हैं उनको एक चांस मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि 14 अक्टूबर के बाद तो कॉमन हो गया ना सबके लिए, उसमें तो कोई बच ही नहीं सकता। उसके बाद तो जो एलिजिबल होगा वो 2022 के इस के अकॉर्डिंग ही होगा, तो कोई चांस ही नहीं बचा। पिछले वालों के लिए कोई चांस बचा, जिसमें हम लोग जैसे आ रहे हैं, दीपक जी 11 को, मैं 10 को हो रहा हूँ, बीच में जितने भी लोग आए हैं, तो उनको लगा है कि हम भी डाल सकते हैं, हम भी अपना विकल्प भेज सकते हैं एक बनी की। और कल को कोई कह देगा आपने क्यों नहीं भेजा, तो हमें भेजे। तो अगर कोई भेजना चाहे तो मैं तो कहता हूँ भेज दो। नहीं, वो तो मैंने शुरू में ही कहा, यस आप विकल्प, क्योंकि आपका कॉलेज मांग रहा है तो आप दे सकते हो और आपके पास अधिकार है उसमें। तो इधर और पुराना दो नया दो, आपका लेटर पहुंच भी जाएगा आयुक्तालय। और एक और बात, अभी इसकी भाषा तो ये है, लेकिन हमारी राज्य सरकार और आयुक्तालय सर्वे सर्वा है, वो कोई भी निर्णय ले सकती है। लेकिन अभी मैं जो प्रिंटेड पब्लिकेशन आया है, जो हमारा अमेंडमेंट है, स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग जो नियमावली है उसकी केवल बात कर रहा हूँ, बाकी तो सब कुछ कमिश्नरेट पे है। हाँ, दूसरी जो है ना नीरज जी, एक चीज है जो मैं शायद आपसे बहुत ज्यादा डिफर कर रहा हूं, वहां एक इश्यू है। इश्यू यहां है कि 2018 को अगर एक्सेप्ट किया है कमिश्नरेट ने, ठीक है, तो 2018 का यूजीसी का जो रेगुलेशन है ना, यूजीसी का रेगुलेशन 2018 जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज, तो कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 से लेवल 11 में जो जा रहे हैं ना, उनके लिए स्क्रीनिंग कम इवेल्युएशन कमेटी को कोई डिसीजन अपने आधार पे नहीं लेना है। उसको पैरामीटर है, वो अपनी मर्जी से नहीं करेगी, वहां उसको 20 मार्क्स का देखना है। ये उसके पेज नंबर 79 पर है, ये उसमें देखना। उसमें ये क्लियर है कि जो सीएएस के तहत प्रमोट होगा उसको 20 मार्क्स नंबर जो उसको लाने हैं। ये जो चीज शायद है ना, ये जो अपने यहाँ कमिश्नरेट से जो आया उसमें भी नहीं है। और यहाँ सीधा ही एक चीज आ गई कि आप जो है एक ओरिएंटेशन रिफ्रेशर और उसके बाद दो आपके 6 पैरामीटर में से 2 में से किसी में जाइए, एक आपका एकेडमिक और एक आपका करिकुलम एक्टिविटी का। ये तो अपना एक तरफ से आप समझ लीजिए जिसको ऑब्जेक्टिव वैल्यू है, इसको तो स्क्रीनिंग कमेटी क्या चैलेंज करेगी? अपने पास है तो है, नहीं है तो नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी जाएगी, मैं अभी बता रहा हूं, स्क्रीनिंग कमेटी जाएगी आपके 20 मार्क्स पर, और 20 मार्क्स जो आपको लाने हैं ना, वो अगर नहीं आएंगे तो ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको उससे क्रॉस करे बगैर आप इस स्टेज में एंटर ही नहीं करेंगे अगर 2018 का एक्सेप्ट किया है। ये सर मेरे देखो पास, आप इसमें कुछ। हाँ मैं अभी ये पढ़ा। मैं अभी दीपक जी, मैं चाहूंगा कि आप दूसरे साथियों से चर्चा जारी रखें। मैं इस बिंदु पर अपनी स्पष्टता थोड़ा और पढ़ लूं, उसके बाद आपसे वापस चर्चा करूंगा। हाँ, जी तब तक मैं इस बिल्कुल। चीज को मैं और बढ़ा दूं। एक प्रश्न उठाया है, अच्छी बात रखी है प्रकाश जी ने।
और नीरज जी ने भी बड़ी सदाशयता से इसको स्वीकार किया है कि उस बिंदु पर और स्पष्टता लाई जानी चाहिए, उनके हाथ में है। और तब तक हम कुछ और प्रश्न साथियों के ले लेते हैं। जैसे एक सामान्य सा प्रश्न है बहुत, जो सबसे पहले आया था कि दीपक जी, हाँ जी, दीपक जी, मैं इसको क्लियर करूँ ना, ताकि जो ये 20 मार्क्स का जो स्कोर है ना, जी इसकी जो लेकर जो भ्रांतियां हैं वो भी क्लियर हो जाएगी, ताकि क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल आप स्पष्ट करें हाँ, सर, मैं देखो, स्पष्ट मैं करें और मैं फिर बताता नीरज हूँ। जी अपनी बात रखेंगे ही। हाँ, होता क्या है कि स्क्रीनिंग कमेटी को ये देखना है कि वो जो 20 नंबर जो ला रहा है, स्कोर कर रहा है, उसका आधार क्या है। उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। उसके अंदर देखिए, सबसे पहले वो जो मैं आपको कह रहा हूँ, पहली स्टेज उसकी है कोई उसका यूजीसी रेफर्ड जनरल में आर्टिकल, ठीक है, और आर्टिकल का भी सीधा सिस्टम है कि आपके 5 नंबर का एक आर्टिकल, अगर वो नॉन पीयर रिव्यूड है तो उसमें भी क्लियर है नीचे। सर वो पेज क्या हम नंबर लोग, 79, सॉरी हाँ सॉरी, हाँ, 79 इंग्लिश वर्जन में या किस में है, मतलब इंग्लिश में देखो, मिनिमम मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर टू। सर मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पेज नंबर 78 को एक बार आप पढ़िए सर, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो व्यक्ति 2018 वाले रेगुलेशन से रिलैक्सेशन चाहता है तो उसके लिए ये 20 नंबर का क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये 2018 रेगुलेशन अगर आप यूजीसी वाला भी अगर पढ़ेंगे तो भी ये क्राइटेरिया 20 नंबर वाला नहीं है। नहीं, वो अपन अब रिलैक्सेशन नहीं चाहेंगे ना, कैसे चाहेंगे बताओ। अपन नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर कोई पुराना जो व्यक्ति है जो 2016 में, 17 में, 18 में जो एलिजिबल हो रहा है यूजीसी के नियमानुसार, तो उसके लिए वो रिलैक्सेशन है कि वो 20 नंबर से ही उसका काम चल सकता है। हाँ अगर सर, आप बाकी अगर आप सर चेक करेंगे ना सर, सर मैंने समझ लिया इसको। मैं चर्चा करूं आपसे। हाँ हाँ, ये एक्चुअली मैंने साल 1.5 साल पहले एक 7 पेज का समरी बनाई थी और सभी ग्रुपों में इसको सर्कुलेट किया था। वो भी मेरे हाथ में है, वो ये रहा। आप कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं मैं आपको बता दूं, अगर ये पेपर दिख रहा हो। इसमें लिखा है ये 20 असेसमेंट पीरियड, ये 20 लिखा है पहले में, ठीक है, ठीक है। है ना? अब ये क्या चीज है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये 20 नंबर वाला हम पे लागू नहीं होता। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें जो 7 बिंदु मैंने कहे उसी से सीनियर सिलेक्शन सब कुछ मिल जाएगा। 20 मार्क्स नहीं चाहिए। अब ये क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें सीनियर के लिए 20 लिखा है, सिलेक्शन के लिए 50 लिखा है, एसोसिएट के लिए 45 लिखा है, प्रोफेसर के लिए 60 लिखा है। अब ये है क्या वो भी बता दूं आपको। देखिए, नए नोटिफिकेशन में केवल ये ध्यान नहीं रखा गया है कि इसको सरल बना दो, इसमें ऑप्शन देने के साथ 2010 के साथियों के लिए भी सुविधा दी है। उनके लिए इंप्रूव्ड या यूं कहे रिवाइज्ड 2010 का नोटिफिकेशन है, और उसमें ये कहा है कि भाई आप पुराना विकल्प दो तो आपको भी एक सुविधा दे रहे हैं। क्या सुविधा दे रहे हैं? चलो नयों के लिए इतना सरल कर रहे हैं तो आपके लिए भी सुविधा, आपके लिए सुविधा ये है कि सीनियर स्केल में आपको जितने एपीआई लाने हैं उसमें से 20 की छूट, समझ गए? सिलेक्शन में 50 की छूट, एसोसिएट में 45 की छूट, प्रोफेसर में 60 की छूट। ये उनको रिलैक्सेशन दिया गया है कि आपको भी अपने मिनिमम एपीआई स्कोर में इतना और कम लाओगे तो भी कंसीडर कर देंगे अकॉर्डिंग टू 2010। तो मैंने हेडिंग यही दी है, मेरा जो ये मूल है उसमें देखिए मैंने हेडिंग डाली है, जो टेबल बनाई है मैंने लिखा है रिलैक्स्ड मिनिमम एपीआई इन सीएएस 2010, रिलैक्स्ड मिनिमम एपीआई इन 2010। पुराने नोटिफिकेशन में इसको रिलैक्स कर दिया है और ब्रैकेट में लिखा है बाय न्यू रेगुलेशन 2018। तो 2018 में हमारे को तो सरल कर ही दिया है, लेकिन पुराने को भी कहा है 2010 वालों को कि आपके लिए भी हर एक में हम इतना इतना रिलैक्स दे रहे हैं। ये है सब। हाँ, ये मेरा जो ठीक है। मानना ये हाँ। आप ये जो ना चल रहा है, यही इश्यू लग रहा है मुझे। नहीं है सर, और कंफर्म, इसको मैंने पहले ही समझ लिया, पहले ही समझ लिया मैंने। मैं ईमानदारी से बताऊं तो जब ये नया नोटिफिकेशन आया तो उस समय यूजीसी ने अपने कुछ एक्सपर्ट हैं, देश के शिक्षाविद हैं या इसमें जो महारत हासिल रखते हैं, उस समय यूट्यूब पे कुछ वीडियो चले थे। तो क्या पता मेरी रुचि सी, मतलब पीएचडी में इतना कोरोना पीरियड था, काम नहीं हो रहा था, मैं फ्री था, तो मैंने इसका गहराई से अध्ययन किया, सारे पेज निकाले और एक एक चीज पे मैंने गौर किया। और आपको ये भी बता दूं, इसमें दोनों दोनों तरह के पैरामीटर है, यूनिवर्सिटी के लिए अलग है, कॉलेज के लिए अलग है। और मैं ये जो चर्चा कर रहा हूँ वो कॉलेज के लिए ही है। आप निश्चिंत हो जाइए,
हमें कोई पॉइंट नहीं चाहिए, हमारे लिए केवल ये जो हम बता रहे हैं ना 7 क्राइटेरिया वही है। एक दूसरी, हाँ ये चीज है ना, ये अभी क्लियर नहीं हुई है, अपने कमिश्नरेट से भी ये क्लियर नहीं हुई है, इस पर देखिए कोई भी चीज आई नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि भी अपने को इस पर ध्यान जरूर रख ले। हम ये आश्वस्त हैं, लेकिन ये जो चीजें जो चल रही है ना, उसमें इस पर अपनी कमिश्नरेट से जो जारी हुआ है उस पर कोई इस पर बात नहीं हुई है। तो मुझे ये चिंता थी, ताकि हम सबको ये दिमाग में तो रहनी चाहिए कि ये मामला यह हो सकता है। ठीक है सर। हाँ प्रकाश बिल्कुल। प्रकाश जी, आप निश्चिंत रहिए, ये कमिश्नर से जो 2018 का रेगुलेशन लागू हुआ है यही मान्य होगा, और 2018 वाला जो 2022 में नोटिफाई हुआ है यही मान्य होगा, और इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। अच्छा, और एक दूसरी चीज ये थी भी, जब ये स्क्रीनिंग कमेटी जब बात करेगी भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स को, तो उसके लिए शायद उसी में नीचे कुछ एक लाइन और है जो मुझे लगता है शायद ये कहते हैं कि वो इसी पैरामीटर से ही देखेगी, ऐसा कुछ है। आप थोड़ा सा उसको भी देखें, क्योंकि ये चीजें मुझे लग रही है कि जो हमारे पास आया उसमें ये चीजें है नहीं, तो कहीं हम कंफ्यूज नहीं हो जाए। सर वो हम पे सर लागू ही नहीं है, आप निश्चिंत रहे, वो हम पे स्क्रीनिंग लागू ही कमेटी नहीं। काम करेगी, वो ये काम करेगी कि आईक्यूएसी ने अपना काम ढंग से किया है या नहीं किया है। जैसे मान बिल्कुल। लीजिए ठीक है, आईक्यूएसी में हूँ, मैं खुद आईक्यूएसी कमेटी में हूँ अपनी कॉलेज में, अगर मैं ठीक है। अपना ही, अगर मेरे अंदर कुछ कमी भी होगी तो भी मैं उसको पास कर दूंगा। स्क्रीनिंग ठीक है, कमेटी ये चीज देखेगी कि कॉलेज से जो सारा काम हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। यानी जो पैरामीटर जो है अपने, जो ये क्लियर है कि भी अपने को ये स्कोर जो करना है, और सीधा सा है कि आपके 6 में से 2 में, और उसमें भी एक चीज ये है कि जो कॉलेज में एक्स्ट्रा जो चार्जेज वगैरह है उनमें से किसी 3 में होना चाहिए मिनिमम, ये जो चीज है कोई भी जो हाँ, है। इसमें और इसमें हो मैं सकता है एक क्लेरिफिकेशन और करना चाहूंगा नीरज जी। हाँ, आपने जो कहा ना कि गुड और सेटिस्फैक्टरी, तो गुड के लिए तो उन 7 में से 3 एक्टिविटी जरूरी हैं, और सेटिस्फैक्टरी के लिए एक एक्टिविटी मिनिमम का जरूरी है। एक या हाँ, एक या दो, हाँ एक 1 to 2 लिखा है, हाँ, सही है। हाँ, 1 to 2, और नॉट सेटिस्फैक्टरी के लिए 0। 0 मतलब ऐसा तो कोई मुझे लगता नहीं है कि किसी भी कॉलेज में कोई है जो 0 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। मतलब एक भी इस लाभ से वंचित नहीं रहेगा, ऐसा नया नोटिफिकेशन बनाया, एक हाँ, भी वंचित बिल्कुल नहीं बिल्कुल। रहेगा। चलिए। बस ये है कि आप क्योंकि पीएचडी करोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर बन पाओगे, अदरवाइज फिर वो आगे ग्रोथ नहीं होगी। नीरज जी, इसमें आप वो 7 पॉइंट रिपीट कर सकते हैं क्या? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। विच इज रिक्वायर्ड फॉर सीनियर स्केल। जी, हाँ क्या? नीरज जी, मैं पार्डन इसमें मैम। एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। यस। बीच में ये प्रश्न आया, मैं भी संभवतः उसी प्रश्न पर आ रहा था, तो शायद संगीता जी ने ये प्रश्न उठाया। इसमें जो पहला बिंदु है ना, ये जो इसमें जो 2 क्राइटेरिया है, जिसमें पहला तो टीचिंग से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, उसमें जो 7 पॉइंट है उसमें जो पहला पॉइंट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो दायित्वों की बात की गई है, उसको थोड़ा सा विस्तार से समझा करके और फिर सारे चाहे आप सातों बता दें। सर एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मतलब प्रशासनिक हो गई, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है। सपोज फॉर एग्जांपल, आपके कॉलेज के अधीन कोई हॉस्टल है, सपोज जनजाति या समाज कल्याण के हॉस्टल है, अगर आपने उसमें वार्डन का चार्ज लिया हुआ है तो एक तरह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। आपके नोडल के अधीन कोई कॉलेज खुली हुई है, नई कॉलेज खुली हुई है, वहां अभी कोई नहीं है, आपको डेप्यूट किया इंचार्ज के लिए, तो वो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव में आती है। इसके अलावा कॉलेज की प्रशासनिक जो कमेटियां होती हैं, अब आप कॉलेज में आप इस पर और गौर करना, प्रशासनिक कमेटियां कौन सी होती है, उसमें अगर आप इंचार्ज बनते हैं तो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है। मुझे डेपुटेशन से एक और शब्द याद आया, वो भी हम सबके लिए सुविधा रखी है कि ये जो गुड है, एबो 80% आप क्लासेस लेते हैं, मान लो 4 साल की अवधि है, उसमें 80% से अबव क्लासेस हैं, तो आपके गुड आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जो मान लो मैटरनल लीव हो गई, पैटर्नल हो गया, कोई बीमार हो गया, मेडिकल हो गया, कोई लंबे समय से डेपुटेशन पे, जैसे मेरी बात करूं, मेरा अभी डेपुटेशन नई एग्रीकल्चर कॉलेज को एस्टेब्लिश करने के लिए हुआ था, तो वहां तो मेरी सब्जेक्ट से तो मैं अलग हो गया। हमारे कुछ साथी हैं जो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी नई खुली है, वहां पे डेपुटेट हुए हैं, तो वहां उनको अपनी सब्जेक्ट नहीं पढ़ानी है, वहां पर उनको प्रशासनिक व्यवस्था संभालनी है। उस समय क्या होगा,
क्योंकि वो तो हमारी अवधि में, जैसे 4 साल में से कोई डेपुटेशन पे चला गया तो क्या होगा? 6 महीने किसी ने मैटरनल लीव ले ली तो क्या होगा? तो नए नोटिफिकेशन ने स्पष्ट लिखा, हमें सुविधा दी है, वो पीरियड काउंट नहीं होगा। नहीं होगा, वो तो है। सीएल वाला होगा, सीएल वाला होगा, पीएल वाला होगा, मेडिकल लीव वाला नहीं होगा, डेपुटेशन वाला नहीं होगा। तो ये भी हमारे लिए सुविधा है। सर तो आपको हाँ, रोकना चाहूंगी, ये जो मैटरनिटी लीव है या सीसीएल है ये काउंट नहीं होगी तो क्या 4 साल से एक्सटेंड थोड़ी ना होगा? नहीं होगा, नहीं होगा मैम। मतलब उसका असेसमेंट में वो अगर क्लासेस कम ले पा हाँ, रहा है ड्यू टू लीव तो वो बिल्कुल उसको डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये जो सातों पॉइंट है ना, जैसे एक तो क्लास का तो कंपलसरी हो गया, 80% से अबव क्लास लिए, और हम्म, उसके अलावा जो पॉइंट है उसमें से 2 पॉइंट होने पे सेटिस्फैक्ट्री मिल जाएगा क्या? जैसे कि एक्टिविटीज तो अपन सब करते ही हैं, बिल्कुल। करिकुलर एक्टिविटीज में अगर मेंबर है किसी कमेटी में, और हम्म, एक जो ये एग्जामिनेशन ड्यूटीज और इवैल्यूएशन का, तो अगर ये दोनों ही है केवल, तो इज इट हम्म। मतलब ओके इट सफिशिएंट विल फॉर? इट विल गो डेफिनेटली। मतलब मैं सरल शब्दों में कहूं तो आप सही पकड़े हैं। अगर आपने एक भी कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की है, सेमिनार अटेंड नहीं किया है, बुक पब्लिश नहीं की है, तो भी आपको सीनियर स्केल मिल जाएगा 100%। और जैसे आप है ना, मान लो जूनियर है कॉलेज में है ना, और कमेटी की किसी की कन्वीनर नहीं है, आप मेंबर है, तो हम्म। भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? हाँ, इसमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं किया हुआ है कि वेदर यू हैव टू परफॉर्म एज ए इंचार्ज और ए मेंबर। बस आप यू हैव टू इम्पार्ट इन दिस दोज एक्टिविटी। आपने केवल उस कमिटी में अपनी भूमिका निभाई है, दैट्स इट। बस ये हाँ है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए, आपको उस हाँ, कमिटी में रखा गया वो आदेश वगैरह वो सारी चीजें। लेकिन जैसे एनएसएस और एनसीसी का तो अलग से है हाँ, उनका तो मेंशन। बिल्कुल, अब जैसे वो तो रोवर है। रेंजर वगैरह उनका भी अलग से आ जाता है, ठीक है ना? हम्म। तो वो भी काउंटेबल है ना? बिल्कुल। और जैसे हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन ड्यूटीज असाइन करते हैं तो प्रिंसिपल साइन नहीं करते, बस इस दिन आना है इस दिन आना है लाइक दैट, तो उसका आदेश हम कैसे रखें फिर? मैम यूनिवर्सिटी से, एक तो यूनिवर्सिटी संबंधी जो आपके पेपर आते हैं या कॉपियां आती हैं उसका तो आदेश आता ही है। नहीं, यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक नीरज जी, करने के लिए नहीं, यहाँ मैं एक बात अच्छा, कहना चाह कॉलेज रहा का, हूँ। कॉलेज का कह रहे हैं, हाँ वो भी कंसीडर एग्जामिनेशन है। ड्यूटीज। हाँ हाँ, नीरज जी, एग्जामिनेशन। यहाँ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जो समस्या हम्म संगीता जी बता रही है बहुत बहुत जेन्युइन है। कई बार क्या होता है हम्म कि कॉलेज से जब एग्जामिनेशन होते हैं तो उसकी ड्यूटी का कोई लेटर नहीं निकलता है, सीधा एक पर्ची मिल जाती है आपको। तो उसके लिए मेरा एक सुझाव ये है कि आप सत्र के अंत में अपने प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट बनवा करके रखें अपने पास कि इस सत्र में जो परीक्षाएं हुई उसमें इन्होंने वीक्षक की भूमिका इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में या सुपरवाइजर के रूप में कार्य किया। तो उसका एक सर्टिफिकेट अगर आप रखते हैं अपने पास संभाल करके तो वो भी मैं समझता हूं कि पर्याप्त होता है। सर, लेखा शाखा में उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है, हाँ हर महाविद्यालय में होता है। क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम में ड्यूटियां दे दी, अब आपका बिल कितना बनेगा, तो जो परीक्षा प्रभारी है वो एक एग्जाई बनाते हैं कि किसने कितनी, किस शिक्षक ने कितनी ड्यूटियां दी, वो एक रजिस्टर में उतारा जाता है, वो प्रिंसिपल वेरीफाई करता है और वही कैश में जाता है। वो हर साल मेंटेन होता है। आप चाहें तो उसकी जेरॉक्स लेके प्रिंसिपल को क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हैं, वो भी कंसीडर है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, एग्जाम ड्यूटी में कोई इश्यू नहीं है, सही कह रहे हैं नीरज जी, क्योंकि अब वो रहता है और उसकी आप फोटोकॉपी ले लें या जैसा चाहे, अलग से अपने एग्जाम ड्यूटी का रजिस्टर ही अलग से मेंटेन होता है, तो वो तो प्रिंसिपल को करना ही पड़ेगा, रिकॉर्ड में रहता है वो। अब मैं नहीं सर, अवेयरनेस तो यही ना कि है सब, लेकिन हमारे पास वो पेपर होना जरूरी है, दैट हाँ इज हाँ, मोर बिल्कुल इम्पोर्टेंट। चलिए सर, बिल्कुल। हम नीरज जी उन 7 बिंदुओं पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं। एक बार उन 7 बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। पहले बिंदु पर हम चर्चा कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमिटीज के बारे में आप बात बता रहे थे, तो क्या कुछ ऐसी डिफाइन है क्या, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज जिनमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई कमेटी 2-4 का नाम आप बता सकते हैं? सर, इसमें मैं वो रूल पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज हेड सच एज हेड। सपोज आप अपने डिपार्टमेंट के हेड है, मान लो कोई जैसे किसी कॉलेज में गया नवनियुक्त, वहां कोई दूसरा साथी नहीं है, अकेला है, तो वो इस तरह अपने डिपार्टमेंट का तो एक तरह से इंचार्ज हुआ, है ना। दूसरा ये कह रहे हैं चेयरपर्सन एंड डीन। तो डीन वाली तो अभी स्थिति आती नहीं है, लेकिन कभी कभी आ भी सकती है। हम
सभी सब्जेक्ट में हम साथ ही लगे हुए हैं, लेकिन हमारा एज ए सीनियर है तो हम वहां पर डीन की भूमिका में हैं। और या फिर दूसरे लिखा डायरेक्टर, चेयरपर्सन। अब इन पर गौर करना, डायरेक्टर, चेयरपर्सन, डीन, कोऑर्डिनेटर एंड हेड। अब ये जो बड़े बड़े शब्द हैं वो यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में तो ज्यादा लागू होते हैं, सही बात है, कारण बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं और बहुत सारे मतलब उनको मौके मिल जाते हैं इस तरह की पोस्ट को अवेल करने के लिए, लेकिन महाविद्यालय में ऐसा है नहीं। तो व्यवहारिक रूप से जब ये चीज देखी जाएगी तो हमारे लिए ये जो विभिन्न प्रकार की कमिटियां हैं उसमें अगर आप एज ए इंचार्ज हैं तो भी अपने आप में एक तरह से मेरे ख्याल से तो कंसिडरेबल होगा, क्योंकि आप अभी हम अर्ली एज में हमारी कॉलेज में ऑलरेडी जूनियर हैं, तो वी कांट बी अ डीन डायरेक्टर। हाँ, हम कोऑर्डिनेटर जैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, या हमारा जो स्पोर्ट्स एक खेल अधिकारी होता है उसके अधीन हो गए। इस तरह की हमारी जो सेकेंडरी जो भूमिका है वो हो सकती है। बाकी कुछ प्रशासनिक कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें लोग प्रिंसिपल का ही काम कर रहे हैं, तो क्या उसको हाँ भी वो, इसमें हाँ कंसिडर बिल्कुल होगा? बिल्कुल, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव। कुछ ऐसा वो है हो गया। जैसे कुछ प्रिंसिपल्स ने अपने जो मातहत कर्मचारी हैं उनको डीडीओ का चार्ज दे दिया है, हाँ वो आएगा सर, तो वो इसमें कंसीडर होगा, मैं समझता हूँ। बिल्कुल वो अगर आएगा। और जो समस्या आप बता रहे हैं बहुत बहुत व्यावहारिक समस्या है कि अ, एक छोटे कॉलेज में आप डीन डीन का आपको कोई न तो चार्ज दिया जाता है, न कोई उस तरह का कोई कागज पत्र चलता है, इसीलिए तो उस कंसीडर तरह की। करना पड़ेगा समरूपता लाने के लिए। जी, रंजीत जी कुछ जैसे कहना आप, चाह रहे हैं क्या? सर रंजीत जी। मेरा सर ये मानना है कि ये जो है वो नीरज जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि ये जो है ये नोटिफिकेशन सारे यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस के लिए सेम है। जी तो ये जो मेन है इसमें हमारे लिए काम का जो हो सकता है वो सिर्फ वार्डन का हो सकता है, और अगर किसी के पास प्रिंसिपल का चार्ज है तो वो हो सकता है। बाकी अगर कोई पीजी डिपार्टमेंट है कहीं और वो बाई चांस हेड है तो उसका हमारे काम आ सकता है। बाकी अदर जो कमिटीज हैं उनका इंचार्ज इसमें काम नहीं आएगा। जी, मैं भी लगभग यही समझ रहा था कि कमिटीज जो छोटी बाकी चल रही हैं हमारे महाविद्यालय में, उनके कोऑर्डिनेटर को मैं समझता हूं कि इसमें न लेकर के वो एनसीसी वाला जो बिंदु आ रहा है वहां पर कंसीडर किया वो जाएगा। थर्ड जो कैटेगरी है एनसीसी कल्चरल एक्टिविटीज और जी उससे जी संबंधित स्पोर्ट्स वाला उसमें आ जाएगा। जी। चलिए बहुत कोई धन्यवाद ना सर। कोई, पहला कोई ना बिंदु तो कोई ये। हाँ दीपक जी, ये जी तो कोई बड़ा इशू नहीं है, हो जाएगा। एक ये जो मैं एक चीज और रखना चाह रहा हूँ, ये है कि जैसे एक रूल्स ये है कि आपको 180 क्लास, ये जो कईयों के साथ इश्यू क्या, जैसे हम गए कॉलेज ओपन हुई थी, भाई उस समय हम उतनी पीरियड हमारे होते ही नहीं थे, तो उस समय भी हमने एक एप्लीकेशन जरूर देनी है। जो पीछे के जो कुछ प्रॉब्लम आई कि भाई उस समय कॉलेज ओपन हुई है और ये था मेरा अलॉटेड जो मेरा पीरियड था वो सारा, क्योंकि ऑब्जेक्शन वहां एक दो लोगों के लगा, मेरे को बताया कि भाई वहां से कमिश्नरेट में फिर ऑब्जेक्शन लगा कि आप इसको फ्रेम को पूरा नहीं कर रहे हो। फिर IQAC के पास आई वो दिया, इससे पहले ही आप लगा दो कि एक ओपन हुआ था, मेरी अलॉटेड क्लास इतनी थी और अलॉटेड क्लास में मैंने कंप्लीट किया है। हालांकि ये भेज देते हैं लेकिन ऑब्जेक्शन लगता है, तो ये अपने को पहले ही नोटेड करवाना है, साथ में अटैच करना है, ये ध्यान रखना। कोई भी जैसे नई कॉलेज में हम लोग गए थे और उसके साथ ही अटैच करके भिजवाना है, नहीं तो ओके कर देंगे लेकिन आगे ऑब्जेक्शन लगने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सर मैं पूछना चाह रही थी किस तरह कहाँ से ओके करवाना होगा सर, किससे? भाई अपनी क्योंकि कॉलेज का पिछले, प्रिंसिपल करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, जैसे अपने को सिर्फ ओपन, अलॉटेड क्लास के लिए हम उनसे हाँ करवा हाँ रहे हैं? बिल्कुल, जी क्योंकि जी वो हम जब भेजते हैं तो देखना उसमें ये समस्या रहती है, अपनी ACR में भी ये रहती है कि कईयों के ऑब्जेक्शन लग जाता है कि आपकी क्लास सेकंड कंप्लीट नहीं है, फिर वो जी रिपीट होकर जाती है जी सर। कि एक जब और चीज क्लास पूछनी अलोटेड थी ही सर। मुझे इतनी हुई है। जी सर, एक चीज मुझे सभी से निवेदन है, पूछना था कि जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं वो भी, जैसे हमारा नया कॉलेज है और प्रिंसिपल भी हमारे दूसरे चेंज हो गए एक साल के अंदर, तो अब क्योंकि ये चीजें, ये जो बात आप बता रहे हैं कि ये प्रिंसिपल से साइन करवा के किन कमिटीज में आप थे या क्या, वो सब रखना चाहिए, तो अब अगर क्या हम उनसे पुराने प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, क्योंकि वो तो जा चुके हैं? कैसे इसका कैसे रहेगा सर, रिकॉर्ड कैसे रहेगा कि हम कौन सी कमिटीज में थे स्टार्टिंग में? क्योंकि नया कॉलेज था तो वो कमेटी का जो बनता है जुलाई में, वो भी एक बार कुछ दिया और उसके बाद जिन कमिटीज के लेटर थे वर्बली हो जाता था, लेटर हमको इशू नहीं किए जाते थे क्योंकि नए ये कॉलेज तो के काम पे ही है।
ये तो मैडम देखो, ये अवेयर अपने को रखना पड़ेगा जब भी कोई ऐसा चार्ज दिया जाता है, लेटर निकले, क्योंकि वहां बात ये नहीं है, बात अपने डॉक्यूमेंटेशन की है। ये तो जी हमें जी। करना है, और नहीं है तो वो लेना है, नहीं लेने तो का आधार क्या अब है? अगर क्या हम जैसे जो पिछला काम है तो हमारे जो नया प्रिंसिपल है उनसे हम करवा सकते हैं रिगार्डिंग दैट कि भाई ये, क्योंकि पिछले वाले तो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो हमारा जो पिछला काम है उसको क्या वो वेरीफाई कर सकते हैं नया प्रिंसिपल, या नहीं पॉसिबल होगा ये? अब अगर अगर आपने उसका उनको करने में डॉक्यूमेंटेशन कोई करवा प्रॉब्लम रखा है। नहीं, हाँ अगर वो हाँ। प्रिंसिपल को अप्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है। पुरानी जो कमेटी है उसके जी लेटर वो दे सकते हैं आपको। जी ये जी पर्सन जी। टू पर्सन एक वेरी और करता है इसमें। एक और ओके इंटरेस्टिंग चीज मैं ओके बताना थैंक चाहूंगा कि अभी प्रोफेसर के लिए जो आवेदन पत्र मांगे गए थे, क्योंकि मैं भी आईक्यूएसी कमेटी में हूँ, तो हर एक के बड़े बड़े पुलिंदे बनते हैं उसमें बहुत सारे, तो उसमें ये इशू आया था कि हाउ टू कलेक्ट द ओल्ड डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ी समस्या आती है। तो इस बार आयुक्तालय ने क्या किया था, उनको सिंपली कह दिया कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, स्व घोषणा, आपने जो घोषणा कर दी है उसको मान्य कर लिया जाएगा। केवल रिसर्च रिलेटेड जो पैरा है कैटेगरी थर्ड, उसमें स्ट्रिक्टली उन्होंने मांगा था, बाकी इस बार तो उन्होंने स्व घोषणा ही कर दी थी। तो मेरे ख्याल से इस बारे में हमको आयुक्तालय से भी काफी सहयोग मिलेगा और कॉलेज से भी मिलेगा, पर ये बात जरूर है कि हमें अवेयर रहना पड़ेगा आप डॉक्यूमेंटेशन को ये लेकर। ये प्रॉब्लम इसीलिए सर है कि पिछले 2 साल तो कोरोना में निकल गए और उसके दौरान ही कई सारे नए कॉलेजेस खुले हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतने कॉलेजेस 3 साल में खुले होंगे लास्ट। तो सबका इधर उधर होने के कारण ना एग्जामिनेशन वाला कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हमारे कॉलेज में पिछले 3 साल से एग्जाम्स होते ही नहीं है, और इस साल शायद इस साल भी मिले ना मिले। और कोरोना के कारण हमारा बाकी सारा टीचिंग भी वगैरह इफेक्टेड रहा है। तो नीरज जी, इन इसमें सब एक का मैं बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे कॉलेज से एक साथी का हमने आईक्यूएसी में, मैं भी उसमें एक मेंबर हूं आईक्यूएसी में, और एक साथी का सीएस का फॉर्म हमने भर के भेजा। उसमें केवल उन्होंने रिसर्च संबंधी डॉक्यूमेंट ही लगाए थे, और एग्जामिनेशन संबंधी और जो भी एकेडमिक संबंधी है, ठीक है, आपने कितनी क्लास ली या आप किन किन कमेटीज में लिए, तो उससे संबंधित कोई दस्तावेज उसमें लगा करके नहीं भेजा गया, और उसके जितने मार्क्स उसमें जुड़ने चाहिए थे, जितने निर्धारित किए गए थे, उतने पूरे के पूरे मार्क्स उनको दे करके यहाँ से भेज दिया गया था। केवल रिसर्च के संबंध में उन्होंने सेमिनार कितनी की, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह, हाँ हाँ। और उनके जो पब्लिश्ड पेपर्स हैं वो यूजीसी केयर की अगर है तो उसका जो प्रमाण है, वो सारी चीजें हमने उनसे कलेक्ट हाँ करके भिजवाई। पर सर हम लोगों के लिए तो सर रिसर्च का इतना इम्पोर्टेंस रही नहीं ना। अब मेन हमारा यही है कि कॉलेज में आपने क्या काम किए। तो बिल्कुल। वो प्रॉब्लम यही है कि जब 2-3 साल से कोरोना की वजह से भी टीचिंग इफेक्टेड हो रही है, एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं, पेपर मेकिंग भी नहीं हुआ, और हम सब इसी दौरान से निकले हैं, यही 2 साल हमारे पिछले काउंट होने वाले हैं। तो और जो नए कॉलेज में जिनका ट्रांसफर हो गया उनके लिए तो और भी समस्या हो जाएगी। तो इसका थोड़ा सा मुझे पूछना था कि इनकी मार्किंग फिर कुछ इफेक्टेड रहेगा या सेटल करेंगे ये लोग आयुक्तालय वाले? चलिए, मैं समझता नहीं, हूँ ये तो भविष्य में क्या होता है और आयुक्तालय किस तरह से लेता है, ये उस पर डिपेंड करेगा, मैं समझता हूँ। और जब अगर वो ऐसी बातें होंगी और उसमें बहुत सारे लोगों के हित प्रभावित हो रहे होंगे, तो जिस तरह से हम आज मीटिंग कर रहे हैं 58 लोग मिलकर के, 58 लोग वहां चलेंगे आयुक्तालय में बात करने, तो ही मैं समझता हूँ कि सारी समस्याएं उस तरह से हल हो पाएंगी। जी बाकी जी थैंक भविष्य यू। में क्या होगा वो तो क्या कहा जा सकता है। जी सर थैंक यू। सर सर ये 2020-21 का जो साल था उसमें जो ऑनलाइन अपलोड किए थे कुछ लेक्चर या ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तो उनको भी ऐड करना चाहिए उसमें। सर वो ई कंटेंट में आता है, और ई कंटेंट की इंपॉर्टेंट आपके प्रोफेसर वाली स्टेज है उसमें है, इसमें इवैल्यूएशन में मार्किंग सिस्टम में वो पॉइंट शामिल है, लेकिन अभी इसमें शामिल नहीं है। तो उनको क्लास में नहीं जोड़ पाएंगे? क्लासेस तो हमारी ये जो इवैल्यूएशन है सर, हाँ कोरोना पीरियड में अगर सर्कुलर जारी हुआ है कि इस डेट में आपको ऑनलाइन पढ़ाना है तो इट विल बी कंसिडर्ड, वो कोई इशू नहीं है। बाकी एक्स्ट्रा एफर्ट आपने कोई किया तो नहीं नहीं, वो जब ऑफलाइन क्लासेस बंद हाँ कर दी थी कोविड गाइडलाइन के इट विल कारण, गो, तो वो हाँ जो वो कंसिडर, इंस्ट्रक्शन आए थे उसके अकॉर्डिंग की वो तो सारी चीजें, तो बिल्कुल उस वो तो कंसिडर है ना। वो जी। तो क्लास की तरह ही माना जाएगा, उसकी क्लास टेंशन की क्यों तरह। लेते हो? वो तो क्लास ही है अपनी, वो एज ए उसके अकॉर्डिंग ही जाएगी वो। अब सर मैं दीपक जी, एक्चुअली क्या है हाँ नीरज जी, एक आपको डिस्टर्ब करूँ, एक बार एक चीज और पूछनी थी हम्म, सर, है ना। कई बार प्रिंसिपल एसीआर भरते हैं और पहुंच नहीं पाती वहां पे, आयुक्तालय में मिस हो जाती है, ऐसा भी आता है। और हाँ एक मेरी तो एक एसीआर आई भी नहीं रही इवैल्यूएशन के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद भरी नहीं गई मेरी, तो एक एसीआर कम रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? वापस मंगवाते हैं कॉलेज से। ओके, तो मतलब उसमें कोई
टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, संस्थापना शाखा में सब होता है, उसको वेरीफाई करके वापस भेजते हैं। ऐसा ओके हाँ कई कॉलेज में होता है, इट डजंट मैटर। मैं ओके सर आप सबका ध्यान चाहूंगा, एक्चुअली क्या है, मेरा 90% डाटा कंज्यूम हो गया, बेटे ने सुबह ही मोबाइल ले लिया, तो मैं मूल एक और बात करना चाहूंगा। अपना ये जो ग्रुप बना है, मूल उद्देश्य हमारा ये है कि हमको समय पर सीनियर स्केल मिल जाए। अब सही बात ये है कि विकल्प मांगना मतलब ये है कि अभी ऐसा डीपीसी बैटरी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये ग्रुप ही इसलिए बना था कि इस दिशा में हमें क्या प्रयास करना है, क्योंकि बहुत लेट मिलता है। देखिए हमारी इस सेवा में मेन एडवांटेज हमारा ये जो पेमेंट 4 है वही है, लेकिन जैसे हमारे ऐसे साथी हैं जिनका सिलेक्शन भी नहीं मिला है और उनका पेमेंट फॉर ड्यू हो गया, मतलब आप समझ लो कितनी विडंबना है, कितनी इसमें व्यवस्था में लाचारी है। तो अगर हमें बढ़ी हुई जो सैलरी है वो इतने समय बाद मिलती है तो वो इतना एडवांटेज नहीं रहता। तो हम सब की नए साथियों की कोशिश ये होनी चाहिए कि ये समयबद्ध हो शिक्षा विभाग की तरफ। उसके लिए क्या प्रयास करें, हम थोड़ा इस पर गौर करना होगा, कोई ना कोई अभियान हमें छेड़ना होगा इसके लिए। केवल सीनियर्स के लिए नहीं, ऐसा होता है कि जब भी कोई विस्तृत आवेदन मांगे जाते हैं सिलेक्शन के लिए, जो पात्र हैं वो टेंट लगा के बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया में आवेदन करते हैं। एसोसिएट के लिए जो पात्र हैं वो अपना झोला फैला के आवेदन करते हैं। क्यों हम ऐसा क्यों करें? सीनियर ही नहीं, हम तो पूरी बात करें कि आप समयबद्ध करो, इसके लिए सीनियर साथियों की भी सलाह लेनी होगी। हर बार क्या होता है, छोटे छोटे कुनबे बन जाते हैं, इसीलिए इस समस्या का आज तक हल नहीं हुआ। एक तरह से सबको झकझोरना पड़ेगा कि सभी विभागों में समयबद्ध हैं, तो हमारे विभाग में क्यों नहीं है? क्यों हम बार बार आंदोलन करें? हमको सीनियर सिलेक्शन एसोसिएट सब टाइम बीइंग होना चाहिए, उसके चलिए लिए कोई सर, रणनीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल इसके लिए मैं समझता हूं कि ये विकल्प, एक बार विकल्प वाली जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलें तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और प्रकाश जी अब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इस पूरी जानकारी में? बहुत अच्छा आज की चर्चा रही है, और ये सही बात है, ये भी चीजें जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। और ये सही कह रहे हैं, अभी तो मेरे साथी जो है वो सिलेक्शन के लिए अभी नहीं हुआ है, और वो तो पेमेंट फॉर के लिए आए एलिजिबल है। तो ये चीजें तो चलो पहला, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ अपने को, एक तो इस पर जो है एक संवाद प्रक्रिया आगे बढ़ानी है कि भाई हम लोगों से आपको प्रिंसिपल मांग रहे हैं तो क्या हम दें। कमिश्नरेट के पास ये मैसेज हमारा जो भी लोग है जाना चाहिए, क्योंकि कल को फिर प्रिंसिपल कह देगा कि हमने तो मांगे थे आपने दिए नहीं, और देना है तो आप दीजिए, हम ऐसे ही रहे। तो इसका भी अभी तक अपने को एक थोड़ा सा संवाद आगे बढ़ाना है जी। ये क्योंकि कईयों से मांग लिए और कईयों अपने को कह देंगे कि रहने दो, तो इस पर भी अभी रुकना नहीं है जब तक क्लियर नहीं आ जाए। क्योंकि एक बार किसी ने टांग खींच दी ना, तो वो टांग ऐसी खींची रह जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे, फिर चाहे कुछ भी कर ले। तो अभी प्रकाश जी मैं समझ पा रहा हूं जितना कि हम सबको विकल्प भर के तो दे ही देना चाहिए। दे दें, और क्या, नया होगा तो नया ही है, और क्या। अपने को मैं तो ये चाहता हूँ। और जैसा नीरज जी कह रहे हैं कि पुराना तो हमारे लिए है ही नहीं, तो उस पर बात ही नहीं करें, अपन तो नया जो है उसको भर करके दे देते हैं कि सर ये विरल जी और सुनील जी दे रेज देयर हैंड। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं सुनील जी, विरल जी? नहीं, बात हो गई थी जी। अच्छा अच्छा, सुनील जी की बात हो गई थी। भावना शर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा था कि 4 साल पश्चात जिसकी पीएचडी कंप्लीट हुई है उनको सीनियर स्केल पीएचडी अवार्ड डेट से मिलेगा या 5-6 साल कंप्लीट होने पर। तो ये बहुत स्पष्ट है, मैं समझता हूँ नीरज जी, कि जिस तारीख में पीएचडी अवार्ड आपके पास हो गई है उस तारीख से आपको ये मिल जाएगा। ऐसा ही प्रश्न एक अन्य साथी ने भी पूछा था, देव जी रोज जी ने भी पूछा था यही प्रश्न, और विष्णु कुमार शर्मा जी ने भी, क्योंकि उनको 4 साल में कुछ 1-2 महीने ऊपर हो गया है तो बड़े चिंतित है इस बारे में। तो मैं समझता हूँ कि 4 साल के बाद, उतने दिन बाद मिल जाएगी। हाँ, 4 साल के बाद जितने भी आपके दिन ऊपर हुए हैं वहां से आपको देय होगा वो सारा लाभ। और संगीता कुंपावत जी ने कहा था कि 7वां पॉइंट जो है, नहीं 7 पॉइंट की जो कहानी है उसको एक बार से रिपीट कर दें। तो मैं चाहता हूं कि बहुत शॉर्ट में आप उसके बारे में फिर से बता दें। एकेडमिक की बात काफी अच्छे से हो गई थी, तो बाकी जो 6 पॉइंट बचे हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार थोड़ा सा नीरज जी से हम समय चाहेंगे 2 मिनट का। जो हमारी क्लासेस हैं उसको छोड़ करके जो हमें गुड और सेटिस्फैक्ट्री जो कैटेगरी लानी है, उसके लिए ए से लेकर जी तक क्राइटेरिया है। उसमें से केवल एक में अगर आप शामिल हैं तो भी सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा और आपको सीनियर स्केल मिल जाएगा। यानी हमारे पास 7 ऑप्शन है, उनमें से किसी एक में पार्टिसिपेट हमको अनिवार्यता होना है। अगर किसी का भी प्रमाण हम नहीं दे पाए
तो वी आर नॉट एलिजिबल। तो पहला है उसमें प्रशासनिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दूसरा एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन है, जिसमें यूनिवर्सिटी का भी आ गया और कॉलेज का भी आ गया, दोनों तरह के एग्जाम और वगैरह सब कुछ हो गए। तो ये तो हमारी पार्टिसिपेंट हो ही जाता है। स्टूडेंट रिलेटेड को करिकुलर एक्सटेंशन एंड फील्ड बेस्ड एक्टिविटी सच एज क्लब्स, जैसे हमारे कोई इको क्लब होते हैं कॉलेज में वगैरह, या स्काउट क्लब होते हैं, अगर वो आप इसका। हाँ सर। सर नीरज जी, एक बात मुझे और समझ में आ रही है कि अगर आप एग्जामिनेशन में ड्यूटी आपकी नहीं लगी है, आपने कॉपी नहीं भी जांची है, और अगर और कोई दूसरे कार्य नहीं किए, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉर्म्स भरे जाते हैं, परीक्षा के फॉर्म्स, उसमें भी बड़ी कमेटियां बनती हैं और उनमें भी जिम्मेदारियां बनती हैं, तो वो सभी मेरे हिसाब से सब इसमें मान्य है। हाँ, इतनी कमेटियां है वो आ जाएगी, ये तो बहुत हाँ। इजी है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है जी। ये एक तरह से उसका पार्ट ही हुआ एग्जामिनेशन का। जी। एंड इसमें लिखा है एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, तो सारी गतिविधि आ जाती है। जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, इसमें जो डिफाइन किया है क्लब्स, कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग में जैसे हमारे कॉलेज में कई तरह की होती है कमिटियां होती हैं, यूथ वगैरह सेंटर वगैरह होते हैं ना, स्टडी विजिट्स जिसमें फील्ड विजिट और एक्सकर्शन हो गए, और इसके अलावा स्टूडेंट सेमिनार एंड अदर इवेंट्स, कल्चरल, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ये भी आ गए। तो इसमें आप इनिशिएटिव लेके कुछ एक सेमिनार वगैरह करवा सकते हैं, जैसे हम करवाते भी हैं। आपने कोई भी एक ले लिया विषय वक्ता के रूप में, चाहे आप हो या किसी बाहर को बुला लिया आपने, और इनिशिएटिव आपने लिया, तो वो एक तरह से आपका काम माना जाएगा। आपने कोई भी एक टॉपिक ले लिया और सेमिनार स्टूडेंट का करवा दीजिए आप, जिसमें आप कन्वीनर बन जाइए। और तो उसकी एक अनुमति आप पहले ले लें प्रिंसिपल से, हाँ, वो लेनी पड़ेगी, और बाद वो में एक लेनी प्रमाण पड़ेगी। पत्र ले लीजिए आपकी इस तरह का कार्यक्रम आपने करवाया, और उसकी अगर कोई न्यूज वगैरह छपी है तो उसको साथ में रखिए। हाँ, जैसे हमने अभी एमओयू किया, आयुक्तालय से एमओयू का परमिशन मंगवाया हमने, ये जो ध्यान है, सहज ध्यान, हार्टफुलनेस, जी, उनसे अभी एमओयू किया, वो हमारा ही इनिशिएटिव था। अब वो 7 दिन का हमारे यहाँ ट्रेनिंग कोर्स चलाएंगे, अब वो हमारे पास सारा सर्टिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो एक तरह से आप इस तरह से इनिशिएटिव भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम में से हर कोई साथी किसी न किसी शैक्षणिक गतिविधि में तो कॉलेज का हिस्सा होता ही है। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो एक्टिविटीज हैं उसमें कहीं भी इंचार्ज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आई रिपीट, ऐसा नहीं है कि आप इनके प्रभारी हो तो ही आपको कंसीडर किया जाएगा। यहां पर शब्द काम में लिया गया, मैं स्पष्ट बोल दूं, इन्वॉल्वमेंट सबसे ऊपर डिफाइन किया, 7 बिंदुओं के ऊपर एक शब्द लिखा, इन्वॉल्वमेंट। तो ये भी क्लियर है कि हमें इसका सहभागी होना है, क्योंकि हम नए हैं तो जरूरी नहीं कि हमको एज ए इंचार्ज शामिल किया जाए। चलिए, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप एंड अदर कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज, तो इसमें ये भी क्लियर है, पार्टिसिपेशन शब्द नहीं लिखा। देखो, मैं तो शब्दों पे जा रहा हूं, अब इसकी व्याख्या आयुक्तालय अपने स्तर पे स्वतंत्र है, लेकिन यूजीसी का नोटिफिकेशन वो अभी शब्दशः बात करें तो ये कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग। तो आपने क्या कोई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप, अब इसमें आप छोटी वर्कशॉप भी करवा सकते हैं, बड़े कोई स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का सेमिनार नहीं कर पाए, इसमें भी कहीं डिफाइन नहीं है कि सेमिनार आपने नेशनल करवाया, इंटरनेशनल करवाया। प्रोफेसर ग्रेड में जरूर देखा जाएगा, हर चीज का वहां पर वैल्यूएशन है, जितना अधिक करोगे अधिक मार्क्स पाओगे। इंटरनेशनल, नेशनल, पेपर के भी यही हाल है, बुक के भी यही हाल है, पब्लिशर आपका नेशनल है, इंटरनेशनल, सब कुछ वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग, यानी आपको ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में होना है, चाहे आप इसके सेक्रेटरी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, को कोऑर्डिनेटर है, टेक्निकल एसिस्टेंट, आप असिस्टेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह का कर रहे हैं, लेकिन आपको उस कमिटी का हिस्सा होना है। और छोटी बहुत जो वर्कशॉप भी आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। और अगला है एविडेंसेस ऑफ एक्टिवली इन्वॉल्व इन गाइडिंग पीएचडी स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से ये तो हम अगले स्टेज में ही सभी पात्र हो पाएंगे, अभी कोई मुश्किल से गाइड होगा। और ये चीजें जो आसानी से हो जाती है, इसमें भी सुविधा दे रखी है, एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन एज अ सोल और ज्वाइंट, या तो अकेले या ज्वाइंट पब्लिकेशन हो, और पीयर रिव्यूड और यूजी लिस्ट, इसमें दोनों तरह के ऑप्शन है। अगर यूजीसी कह रहे में हमारा नहीं छपता, इट डजंट मैटर, पीयर रिव्यू जर्नल बहुत सारे होते हैं, और उसमें हमारा 4 साल या 5 साल में असेसमेंट पीरियड में। तो अगर मैडम ने, जैसे कोई वर्षा मैडम थे, वो चिंता कर रहे थे
कि अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है एग्जाम का, ये का, तो सब भूल जाइए, एक पेपर छाप दीजिए 5 साल में, आपको मिल गया CDF। दैट्स इट। चलिए, मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्टता अब आ गई है कि सभी साथियों को पहली बात तो ये कि नया ही मिलना है, दूसरी बात ये कि नए के लिए अप्लाई कर देना है, और तीसरा ये कि एक हम अपना टीचिंग कर रहे हैं उसका तो असेसमेंट हो ही जाएगा अपने आप, और दूसरा जो 7 बिंदु हैं उनमें से कम अगर हम 3 लेके चलें तो हम क्यों सेटिस्फैक्ट्री में आए, हम गुड की स्थिति में रहें, बिल्कुल और कम से बिल्कुल। कम 3 जो स्थितियां हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन की है, चाहे वो रिसर्च पेपर की है, और चाहे वो NSS आदि किसी कमेटी में भाग लेने की है, तो 3 अपने आप आराम से हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ बहुत स्पष्टता आ चुकी है। फिर भी 5 मिनट का समय हम और ले रहे हैं सर, आपसे विशेष इजाजत लेते हुए, और कुछ अगर किन्हीं साथियों के प्रश्न हैं, जैसे नंदाराम जी भी शायद कोई प्रश्न पूछने वाले हैं, तो उनसे बात करते हैं। हाँ दीपक जी, नमस्कार दीपक जी। जी नंदाराम जी अपना प्रश्न पूछेंगे। हाँ, किशन लाल बोल रहा हूँ, लो कॉलेज से। किशन लाल जी बोलिए। हाँ, अपनी जो चर्चा हुई है वो सार्थक रही है, लेकिन इस चर्चा के पूरा सुना मैंने, 2 बिंदुओं पर अभी भी असमंजस होगा शायद साथियों को। जी बताएं। एक तो शुरू में आपने कहा था कि सीनियर स्केल के लिए 20 API चाहिए, तो जी शायद इस अक्टूबर वाली नोटिफिकेशन में 20 API अप्लाई नहीं है ना? जी बिल्कुल, ये स्पष्टता आ चुकी है। 78वां नंबर जो प्रश्न है ठीक उस है, पर नीरज जी ने उसको सामने रखते ठीक हुए है। ये बात दूसरा कही है कि ये हमारे लिए दू, नहीं है, ये जिनको रिलैक्सेशन दिया जाना है उनके लिए है। दूसरा जो ये अपने अपेंडिक्स सेकंड की जो टेबल फर्स्ट है ना, उस टेबल फर्स्ट में जो 7 एक्टिविटी है और ऊपर टीचिंग वाला है, तो ये अपन सब ये कह रहे हैं कि ये असेसमेंट ईयर यानी 4 साल 5 साल या 6 साल में किसी एक साल में करना है। शायद मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, वो 1 साल कम करके पर ईयर में करना है ये। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, और इस बात को नीरज जी ने बताया था इस तरह से कि हमारी जो ACR है, वो ACR जो है उसमें अंतिम जो 3 है, अगर आप 4 साल में पूरा करें तो अंतिम 3, अगर आप 5 साल में पूरा करें तो अंतिम 4, और अगर आप 6 साल में पूरा करें तो अंतिम 5 ACR में आपके पास गुड या सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। तो वो ACR से संबंधित है, मैं समझ रहा हूँ। नीरज जी यही बात है क्या? नीरज जी शायद लेफ्ट कर गए। नहीं, लेफ्ट नहीं करे। हाँ ये है दीपक जी, ये ACR से ही रिलेटेड है। वो तो वो अलग पार्ट है, वो अलग ही पार्ट है। उसमें ACR का ही इश्यू है कि वो आपके 3 जो है 4 साल हो तो 3 कंटिन्यूस वाली जो है गुड आनी चाहिए या सेटिस्फैक्ट्री आनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसका और मतलब ये दीपक हुआ जी ना ये भी है कि अगर आप जो है रिसर्च पेपर 2021-22 में पब्लिश करते हैं तो वो 2021-22 की ACR में ही काउंट होगा, 2022-23 में काउंट नहीं होगा। जी तो वो तो एकेडमिक ईयर देखो आप, उसी में हाँ होगा। एकेडमिक बिल्कुल। ईयर को छोड़ के नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि बाद में कर दो या पहले वाले में ऐड कर दो, और नहीं। इसमें जो है यही अभी हमारे साथ जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम आएगी, जैसे अगर आपने देखा हो कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि ACR जो है हमें दोबारा भरनी है, जी उसका फोटो दोबारा खुलेगा, अभी उसको खोला जाएगा भरने के लिए। तो ये इस तरीके से हो सकता है कि हमसे लास्ट 3 या 4 इयर्स की ACR दोबारा से भरवाई जाए इस फॉर्मेट में, क्योंकि पुरानी जो ACR भरी गई है वो इस फॉर्मेट में नहीं भरी गई, जिस फॉर्मेट में 2018 नोटिफिकेशन के अनुसार चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और इस बात को अच्छा किया किशन लाल जी ने ये बात उठाई, और ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अभी सार जो रूप से ACR भरने के लिए कहा गया है उसमें यही सारे पॉइंट दिए गए हैं। तो हो सकता है क्योंकि अभी जब हम भरेंगे तो वो केवल पिछले वर्ष का भर पाएंगे, लेकिन उससे 3 वर्ष पहले की जो ACR है वो उस तरह से नहीं भरी गई है, तो हो सकता है कि वो जो पुरानी ACR है वो भी भरवाई जाए। हाँ दीपक जी, सार रूप से अपना यही हुआ कि सीनियर स्केल तब मिलेगा कि अपने एक ओरिएंटेशन है, एक रिफ्रेशर है, और अगर PhD है तो 4 साल और 3 साल की ACR में वो अपेंडिक्स सेकंड की टेबल फर्स्ट में गुड या तो सेटिस्फैक्ट्री जो भी है 3 बिंदु में आ रहा है, और 5 साल वाले को 4 साल में और 6 वाले को 5 साल में आ रहा है तो उसका मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूं इसमें कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि जो काम आज हम इस वर्ष में कर रहे हैं, कम से कम एक काम, चाहे वो एग्जामिनेशन का है, चाहे वो रिसर्च पेपर का है, और चाहे वो विभिन्न जो कमेटियां हैं उनका है, ठीक है। तो वो काम, कम से कम एक काम हम किसी न किसी में कर ही रहे हैं।
हर वर्ष में कर ही रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उतनी समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। और एक कॉमन बिंदु ये भी है कि अपने जो 7 एक्टिविटी है ना, उसमें से किसी में हो न हो, जो एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना है ना, चाहे यूजीसी केयर लिस्ट में या पीयर रिव्यूड में, ये अपने हाथ में है। तो हर एक साल एक पेपर जरूर पब्लिश कर दे, ताकि ये तो हाथ में रहे, बिल्कुल। दूसरी एक्टिविटी 2 होती रहेगी। जी। और इसमें एक थोड़ा सा ये भी है, क्योंकि अब हमें प्रोफेसर से पहले रुकना भी नहीं है, तो वहां भी अगर यूजीसी केयर में अगर आपका पब्लिश हो रहा है तो वो लास्ट में जाकर वहां होगा, वहां हमें चाहिएगा। अभी हम छोड़ रहे हैं तो आगे दिक्कत होगी, इसलिए यूजीसी केयर वाले पे तो ध्यान रखना है, प्रोफेसर तक जाना है तो। सही बात है, बिल्कुल सही कह क्योंकि रहे हैं। वहां फिर वो सारे केयर लिस्ट में आएंगे ना, तभी होगा, वहां रिसर्च वाले ही मेथड काउंट होंगे। चलिए, तो वो अपने सेमिनार भी, इसलिए अपेंडिक्स सेकंड की जो टेबल सेकंड है ना, उसको भी अभी से प्रिपेयर करना होगा। तब हम 15 साल में प्रोफेसर वाले ग्रेड तक पहुंचेंगे ना, 15 या 17, वो अभी से लगना पड़ेगा। टेबल सेकंड भी है अपने लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद किशन लाल जी का, अच्छा प्रश्न रहा और इस पर अच्छी चर्चा हुई, और मैं समझता हूं कि कुछ और स्पष्टता आई होगी। और सुमित्रा साहू जी कोई प्रश्न पूछ रही हैं, और एक दो हैंड रेज है। नमस्कार सर। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि जो पेपर पब्लिश हो रहे हैं हमारे, तो वो भी एसीआर में मेंशन करने होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करने ही होते हैं। एक्चुअली पिछली जो एसीआर है भरी हाँ, है नहीं, हम लोगों पिछली ने, एसीआर है तो उसमें बकायदा वहां पर हम एक अलग से सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरते थे। सेल्फ अप्रेजल जो फॉर्म भरते थे उसमें इन सब चीजों को मेंशन करते ही थे। ओके सर, ओके, तो करनी होती है, हाँ, तभी ये इंक्लूड हो पाएगा। करनी ही है बिल्कुल। और एक सर, मैं एक्चुअली मेरे पास प्रिंसिपल का चार्ज था 1.5 साल तक, तो मेरी एसीआर मैंने भेजी थी आयुक्त महोदय को, तो उन्होंने मुझे वापस लौटा दी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ इसमें सर, तो मैं समझता हूँ प्रकाश जी आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पर। हाँ, तो मेरी एसीआर तो कहाँ से भरी जाएगी सर? सर मेरे पास पहले 1.5 साल ये कार्यवाहक प्राचार्य का प्रभार था, तो मैंने मेरी एसीआर आयुक्त महोदय को भेजी थी भरने के लिए, तो वहां से वापस लौट के आ गई कि आप प्राचार्य से भरवा के दे। अब प्राचार्य के चार्ज मेरे पास ही था, तो मैं किससे भरवा के दूं? नहीं, ये तो अपने वहां जो एक प्रोसीजर बना हुआ है, पहले ओआईसी बने हुए थे, उसके माध्यम से चर्चा करके और वो ऐसे भेजी जाती है। डायरेक्ट कमिश्नर को तो नहीं भेजी जाती शायद। नहीं, वो सारी कॉलेज की सारी एक साथ उसके हिसाब से ही भेजा था मैंने, तो कॉलेज के लेटर से ही भेजा था, पर्सनल भी नहीं भेजा था। नहीं तो कॉलेज के लेटर से आपने कैसे भेजा? ये थोड़ा डाउट वाला मामला है, क्योंकि आपने आपकी भेजी एसीआर। हाँ, एक्चुअली मैंने क्या किया था कि बाकी लोगों की तो भरी हुई थी, उन्हीं के साथ मेरी खाली वाली भेज दी। बाकी की तो मैंने भर दी थी, और मेरी खाली भर के भेज दी मैंने, मतलब जो प्राचार्य की जगह जो थी, जो भरनी होती है, वो मैंने खाली रखी कि उस जगह वो आयुक्त महोदय भरेंगे। तो शायद हो सकता है उस वजह से मैं भेज दी हो। तो मुझे क्या वापस भर के देनी चाहिए अभी? हाँ, वो मैडम थोड़ा कंफर्म कर ले जेडी एकेडमिक से। सुमित्रा जी से मैं समझ रहा हूँ कि ये निवेदन करूं कि आप अपने ओआईसी जो हैं, जो एक माध्यम होते हैं आयुक्तालय तक जाने का, तो उनसे एक बार चर्चा करें कि इस तरह की समस्या थी, मैं प्रिंसिपल थी और मैंने अपनी, क्योंकि भर नहीं सकते हम लोग, तो मैंने खाली भेज दी थी, तो वो वापस आ गई है, तो उसको अब किस माध्यम से भेजा जाए, या मेरी एसीआर जो है उस पीरियड की अब वो कौन भरेगा। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा आपको आयुक्तालय में ही करनी होगी। मैं नहीं समझता कि यहाँ सभी साथी इस प्रक्रिया से गुजरे होंगे और इस प्रक्रिया को समझते हैं। इतना है नहीं दीपक जी इसकी जानकारी, फिर भी शायद है ना, क्योंकि मेरे साथ ही कि ये है, वहां तो ओआईसी से बात करके जेडी एकेडमिक के वहां जाती है, और वहां से जाती है, डायरेक्ट कमिश्नर के पास नहीं जाती है। वो थोड़ा सा है इशू उसमें, तो वो बात करके ही भेजो आप, लेकिन भेजो वापस जरूर। ओके सर, ओके, क्योंकि इस साल से तो ऑनलाइन भरी जाएगी, मतलब पिछले साल से 21-22 से, तो उसकी पहले वाली वापस भर के एक बार भेज देते। बिल्कुल। मांडलगढ़ में थी मैडम आप, मैं समझता हूँ। जी 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 सर, मांडलगढ़ में थी। चलिए, सुमित्रा जी से मिले थे हम एक बार जयपुर में, तो ठीक है सुमित्रा जी, आप थोड़ा सा इस पर बातचीत कीजिएगा अपने स्तर पर। और अर्चना जी से कोई प्रश्न पूछ रही है, मैं समझता हूँ। हाँ, नमस्ते सर जी। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे एसीआर की जहां तक बात है, तो कभी डेपुटेशन के कारण कभी प्रिंसिपल का टेन्योर पूरा नहीं हुआ, कभी मेरा टेन्योर पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे करके अभी तक मेरी सिर्फ 2 ही एसीआर गई हैं। कभी 3 मंथ्स मेरे नहीं होते थे, कभी डेपुटेशन के कारण, कभी ट्रांसफर के कारण, या प्रिंसिपल ही चेंज हो जाता था। तो सर 3rd एसीआर मेरी अब जाएगी, अब जो भरी जाएगी,
तो अब लास्ट 3 में फिर क्या काउंट होगा? और पहले मेरी 6 मंथ की मैटरनिटी भी इसमें शामिल है। हाँ मैडम, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मेटर्निटी जो आपने ली है वो तो उस समय कहाँ से ली थी, उसमें काउंट होगी वो? सर तो लेकिन उसमें ACR में तो नो रिपोर्ट गई। नहीं, वो वहां ड्यूटी मानी जाएगी ना, वहां थोड़ा सा वो ही करेंगे, नहीं तो आपकी 3 जाएगी तो इश्यू आएगा, नोटिस वापिस वहां से आएगा कि भी आपकी 3 ACR है। ACR होनी चारों चाहिए, ये दिमाग में रखो। नहीं, ACR तो जाती है सर, लेकिन नो रिपोर्ट होकर जाती है वहां से। जैसे हमसे फिल नहीं करवाते, वो कॉलेज वाले बोल देते हैं कि क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपने कोई काम नहीं किया है तो आपका नो रिपोर्ट ही जाएगा यहाँ से। तो फिर आगे आगे जैसे सर मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर में, तो अक्टूबर से मेरा अप्रैल तक हुआ था मैटरनिटी, ठीक है, उसी टाइम ठीक मैंने है। मैटरनिटी ले ली थी। और उसके बाद भरनी अपने को जून तक होती है, तो मई जून तो वैसे भी वेकेशंस होती हैं। तो उस प्रिंसिपल के टेन्योर की जो मेरी ACR गई थी उसमें वो क्योंकि वापस आई ही नहीं इवैल्यूएट होने के लिए, तो उन्होंने कहा क्योंकि नो रिपोर्ट गई थी तो आपकी वापस नहीं आई है। तो ये नो रिपोर्ट भेजने से पहले क्या इस प्रोसीजर को जान लिया गया था कि वास्तव में वो नो रिपोर्ट ही जाएगी? अब ये तो नहीं पता सर, लेकिन हाँ, तो उन्होंने इसमें होना ये चाहिए था कि जब आपको वो उस टेन्योर की ना, जब आपका ड्यू हो रहा था जब जून में, तो उस समय आपको, मैं समझता हूँ कि आयुक्तालय में थोड़ा सा ये चर्चा करके कि क्या ये प्रिंसिपल ही मेरी ACR जो इस दौरान की है वो किस तरह से भरेंगे, तो अगर उस समय कर लिया होता तो अब शायद ये समस्या नहीं आ रही होती। तो अब ये समस्या तो आएगी, जैसा प्रकाश जी कह रहे हैं कि होनी तो 4 ही चाहिए, उसमें से 3 में अपने को गुडिया सेटिस्फैक्ट्री चाहिए, और वो भी अंतिम 3 में। और सर बाद में जब डेपुटेशन हुआ तो वहां के प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि हम डेपुटेशन वालों की ACR नहीं फिल करते हैं। बाद में उनके 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो उनका रिटायरमेंट हो गया, तो वहां से फिर अगेन नो रिपोर्ट चली गई। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पर जो साथी चर्चा कर रहे हैं वो इसके बहुत ज्यादा विशेषज्ञ नहीं है, तो आपको आयुक्तालय में कुछ जो लोग बैठे हैं OIC के रूप में जो इस तरह के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, तो उनसे आपको चर्चा करनी चाहिए, वहां ज्यादा शायद आपको सहायता मिल पाएगी। मैं तो खुद तो विशेषज्ञ हूं नहीं इस बात का, और मैं समझता हूँ प्रकाश जी को बहुत ज्यादा जानकारी इस बारे में नहीं होगी। बिल्कुल नहीं है इसकी जानकारी। तो वीरल भादु जी हमारे बीच में हैं, अगर उनका कोई प्रश्न इसी सीनियर स्केल से संबंधित कोई बातचीत में है और ACR से संबंधित कोई समस्या इतनी गहरी नहीं है, तो अपना प्रश्न रखें सामने। नमस्कार दीपक जी। नमस्ते जी। सर वो सारे जो क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में वो क्लियर हो गए थे। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सीमा व्यास जी का हैंड रेज है। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्ते सर। मेरी क्वेरी थी टीचिंग से रिलेटेड। हमारी जो कॉलेज है सर, उसमें हमारा थोड़ा टाइम पहले एक डायरेक्टरेट से सर्कुलर आया था कि आपके पास 18 आवर्स का वर्कलोड होना चाहिए मिनिमम। तो सर हमारे जो हम लोग 6 फैकल्टी है सबके पास 14 आवर्स का ही है। अब इसके बाद में हमारे साथ एक साथी आ गए हैं डेपुटेशन पर, तो सर हमारा वर्कलोड और कम हो गया है। तो इस केस में सर अपन जो प्रकाश जी बात कर रहे थे कि आपको जो क्लासेज अलॉट हुई है हमने उसमें अपना दे दिया, वही काउंट होगा कि सर हमारे इस वर्कलोड में कुछ दिक्कत आएगी? हाँ मैडम, ये इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो मैं आपको क्लियर कर दूं। जी सर। हाँ, वहां से यहाँ से जब भी आप इसको भेजे ना, तो आप करें, आपको जो वर्कलोड अलॉटेड हुआ उसको आपने कंप्लीट किया, और नीचे मेंशन करें क्योंकि ये आप 18 नहीं कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि इतने लोग हैं, इसमें इतना डिवाइड हुआ है, इसलिए मेरा इतना ही हुआ और मुझे मैंने इसको कंप्लीट किया। ये नीचे आपको नोटिस करके भेजना है, याद करके, चाहिए आपको कोई कुछ भी कहे आप भेजना कि मुझे अलॉटेड जो टाइम टेबल हुआ है, अलॉटेड पीरियड जो है मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि मेरा 18 नहीं हो रहा, इसका कारण भी नीचे देना है। प्रिंसिपल कहेंगे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देना। जी सर। सर ये लंबे टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने सीनियर फैकल्टी से चर्चा भी की कि भाई हमें 14 आवर्स का ही मिल रहा है। उसी दौरान एक व्यक्ति और डेपुटेड होके आ गया तो हमारा और वर्कलोड कम हो गया। तो ये डाउट लंबे समय से चल रहा था सर। क्योंकि है ना, वहां होता क्या है, कमिश्नर जो देखेंगे ना, वहां यही आएगा कि वहां 18 नहीं हो रहा है, वापिस कर दो, और वो फिर आप उसको जवाब देते रहेंगे, फिर ये करेंगे, प्रिंसिपल फॉरवर्ड करेगा, लटक के रह जाएगा, इसलिए पहले ही अपना डाल दो। यही चीज सॉरी सर इंटरप्ट कर रही हूँ, यही चीज से नए कॉलेजेस में भी यही दिक्कत आएगी कि हम भी नीचे नोट करके ही भेजें कि एक ही फर्स्ट ईयर ही चल रहा है तो एक ही क्लास का वर्कलोड रहेगा। बिल्कुल, वो नहीं देखते हैं कि आपकी पीरियड, आप जरूर नीचे लिखें कि भाई ओपन इसका है, मेरा पीरियड अलॉटेड इतने, इसको मैंने कंप्लीट किया है।
जी जी सर, जी थैंक ओके यू सर। थैंक यू सर। जी ज्योति जी कुछ प्रश्न पूछ रही हैं। हाँ दीपक जी ये बोलिए। क्लासेज अलोकेट जो क्लासेस टेकन है उसमें सीरियल और ये क्या माइनस सुनील जी रहेंगे? अपना माइक बंद करें, सुनील जी। नमस्कार सर। हेलो। हाँ मैं बोले हैं आप शायद। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मुझे लेखा शाखा का प्रभारी बनाया हुआ है, तो वो भी क्या कहीं काउंटेबल है या नहीं है? इसमें सारे काउंटेबल है मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कॉलेज का काम किया है और वो एकेडमिक के अलावा है, उसको करना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। वो कहाँ एडजस्ट होता है वो अलग बात है, लेकिन होगा, क्योंकि वो आपके एकेडमिक का हिस्सा नहीं है। तो उसके वर्षा जी बाद का दूसरा जो एक प्रश्न है। एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। नमस्ते जी। हाँ जी सर, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि मेरी जो ACR है सेकंड साल की, वो तो मुझे मतलब एवोल्यूशन के लिए आ गई, लेकिन जो उससे पहले जो मेरी फर्स्ट साल की जो ACR थी वो एवोल्यूशन के लिए नहीं आई। तो मैं मानती हूँ शायद वो मिस हो गई हो। तो इस स्थिति में वो हमारे जो पहले प्रिंसिपल थे वो रिटायर्ड हो गए, उस स्थिति में क्या होगा फिर फर्स्ट ACR का? सर प्रकाश जी इस बारे में कुछ बात कर पाएंगे? हाँ ये तो ऐसा है, देखिए जिसके पास प्रभार होता है वहाँ कमिश्नरेट में, तो वो कई लोग एक्टिव होते हैं, उनके पास जैसे ही वो आता है वो अपना पहले भेज देते हैं, कईयों की पहले ही पड़ी रहती है बाद में। लेकिन जब अपना सीनियर स्केल आएगा, ये पूरी तरह से वहां से कॉल भी आएंगे कि आपकी ये नहीं है, आप तुरंत बनाओ भेजो। ऐसा नहीं है कि मिस हो गई, वहां हो सकता है पड़ी रह जाती है, कुछ लोग ध्यान नहीं अच्छा। रखते। उसके बाद जैसे ही फाइल चेक करेंगे तो देखेंगे अरे ये तो इवेलुएट होके वापस नहीं आई है, तो फिर आपको कॉल आएगा कि आपकी ये अब भेज रहे हैं, या मिसिंग है तो कॉल आएगा आपकी मिसिंग है, ये कारण है इसकी। आप इतनी टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल अभी ठीक है। हमारे भी नहीं आई है, हमारे सेकंड ईयर पहले दूसरे साल की आएगी, पहले वाले साल की नहीं आई है। हाँ ऐसा ही तो हुआ है, आप मेरी पूछते हैं, दूसरे साल की आ गई, पहले साल की नहीं आई है। वो कोई इश्यू चलिए, नहीं है मैडम। तो ठीक मैं है, समझता ओके हूँ सर, कि थैंक यू सर। लगभग सभी समस्याओं हाँ पर सर, चर्चा एक हो गई प्रश्न है। था मेरा। हाँ जी सुमित्रा जी बोले। सर जो कोई पीजी हेड है तो उनको कितनी क्लासेस अलॉटेड है, मतलब कितनी क्लासेस लेनी चाहिए वीक में, और एक सिंगल पर्सन ही है कॉलेज में? ये तो मैडम बहुत चीजें क्लियर है नहीं वैसे, मैडम रेगुलेशन का तो 18 ऐसा। 18 क्लासेस अपन ले सकते हैं वीक में। वो तो 18 मैं है, नहीं अगर वो आपको पीजी और हेड ज्यादा है तो क्लासेस पूछ रही हैं वो, 18 क्लास तो है ही, एक्चुअली ठीक सर है, अभी लेकिन क्या, पीजी मैं हेड है एक्चुअली तो 18 उसके लिए क्लास, कुछ रिलैक्सेशन है उसमें। नहीं कंफर्म तो 18 नहीं हूँ क्लास से दीपक ले जी, रही हूँ लेकिन दो पर वीक 2 की छूट होती है शायद, ऐसा कुछ है, कंफर्म मैं भी नहीं हूँ। सर। एक्चुअली इसमें ये था, मैं 18 ही ले रही हूँ, लेकिन जैसे वर्कलोड अभी मांगा था तो उसमें उन्होंने बोला कि आप अपनी 14 ही दिखाइए ताकि वर्कलोड कम ना हो, क्योंकि पीजी हेड को 14 ही लेनी होती है, बाकी जो है 17 फिर 18, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया स्टाफ वालों ने। हाँ तो कुछ जो 2 का ऐसा हाँ, कुछ है, जरूर कम जरूर है, उसको रिलैक्सेशन है। जैसे एडमिशन का प्रभार देखता है उसको भी 2 क्लास पर वीक जो है उसको है, अगर वो कम लेता है तो काउंट होती है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा सर कुछ है, जैसे लेकिन अब कंफर्म नहीं है। पीजी पिछले हेड के साल लिए हम, 14 क्लासेज है। जी सर 14। 14 क्लासेज, और पीजी में जो क्लास लेता है उसके लिए 16 क्लासेज है। हाँ हाँ यूजी में बिल्कुल, 18 क्लासेज है। पीजी में जो हाँ क्लास लेते हैं वो 16 के लिए है, ठीक है, बिल्कुल सही हाँ, सही बता रहे हैं राजपाल जी और और पीजी अच्छे पीजी साथी। हेड के लिए 14 क्लासेज है। ओके सर, ओके, थैंक जी यू सर। बहुत बढ़िया। तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा एसीआर में कि हमें इतनी अलॉटेड है, या कि सिंगल पर्सन होने के कारण मैं ही वो तो पीजी मैम हेड हूँ? अंडरस्टूड है कि आप हेड हैं तो आपको 14 ही मिली है, नहीं तो फिर 18 मिलती। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, एक्सक्यूज थैंक मी यू। मैम, खास बट सुनिए, किसी इसमें साथी ने एक्सक्यूज जी मी जी मैम। मैम, इसमें आपको है ना, जैसे अभी मैं भी यहाँ पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जैसे यूजी था बट सिंगल थे, तो मुझे जैसे 24 क्लासेज अलॉट की थी, तो वो मैडम कहते हैं एक्स्ट्रा अलॉट कर दो, कम मत करो। तो अगर ओके आप सिंगल हो तो भी एक्स्ट्रा अलॉट करने में एक्स्ट्रा में ही रखो, अपना पूरा रखो, मतलब 18 का मिनिमम तो, ओके और ओके। एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वर्कलोड में भले ही हमने 14 दिया है, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं और दिखा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ले ही नहीं, सकते हैं, वर्कलोड वो भी तो आप 18 का ही दिखाओ क्योंकि आप सिंगल हो।
नहीं मैम, वर्कलोड दिखाने में वो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमारी 4 सीट है वो कम हो जाएगी। फिर मैं यदि 18 ले लेती नहीं हूँ तो वो 1 सीट कम हो जाएगा। तो मैम जैसे मैं यहाँ पे सिंगल थी तो जी मुझे मैडम ने पूरी क्लासेस दी थी, जी जी। तो उस हिसाब से क्योंकि वहाँ वो काफी सीनियर है, अजंता गहलोत में आप या तो उनसे बात कर लीजिए एमएस कॉलेज में, आप मैं किस आपको कॉलेज नंबर में मैम? सेंड कर दूँ। एमएस कॉलेज में है बीकानेर। ओके चलिए, मैम, एक बार नंबर सेंड कर और दीजिए। कुछ आप मैं चर्चाएं नंबर और भी सेंड कर बहुत सारे दूंगे। पहलू हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और हमारा जो समूह है, सीनियर स्केल साथियों का जो समूह है, उसमें आप अपनी समस्याएं अलग से भी लिख करके भेज सकते हैं। और जैसा मैडम सुनीता जी बता रही हैं कि आपको अगर कोई समस्या है तो उनका नंबर हमारे पास उपलब्ध है। तो इस तरह के आदान प्रदान अगर हम ग्रुप में करते रहें तो ये सारी समस्याएं हमारे सीएस के फॉर्म मांगे जाने से पहले अगर ये सारी समस्याएं हम हल करके रखें अपने पास तो ज़्यादा थोड़ा ठीक रहेगा, मैं समझता हूँ। और भी अगर कोई साथी पूछना चाह रहे हैं तो आखिरी मिनट है हमारे पास, और उसके बाद हम अपनी बात डॉक्टर को को समाप्त करेंगे। मेरा एक सवाल था कि ये जो अपना सीसीएल मेडिकल और मैटरनिटी लीव वगैरह होती है, ये सब 80% क्लासेस में काउंट होती है सर? 100% क्लासेस में जो है? नहीं होती मैडम ये, बिल्कुल। ये तो समझो उतना पीरियड घटा देते हैं एवरेज में से। क्लियर ओके रखो अपने दिमाग में। ओके सर, थैंक यू सर। जितने दिन आपने सीसीएल लिए समझ लो कि वो ऑन ड्यूटी का ही है। आप जब एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज से बाहर हो जाते हैं वो। ओके सर, थैंक जी, चलिए, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। हालांकि राजेश मीना जी का अभी एक एड्रेस हुआ है अभी अभी में, तो आधे मिनट में अगर कोई बात है तो आप कह दें राजेश जी, इसके बाद बातचीत को समाप्त करें। राजेश मीना जी, चलिए, कोई बातचीत नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू प्रकाश दीपक जी। जी, बहुत बहुत। अरे बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और बहुत अच्छे अपन लोगों को इसी प्रकार से अपने आगे बढ़ना है, और हर चीज की चर्चा करते हुए समाधान पे कहीं कंफ्यूज नहीं रहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश दान जी का और नीरज श्रीमाली जी का, जिन्होंने विषय को स्पष्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और हम सब साथियों को जरूर इससे लाभ हुआ होगा, ऐसी आशा है। और ये सारा जो वीडियो है आज का, ये रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको यूट्यूब पर डाल करके और आप सबके साथ उसका लिंक शेयर किया जाए। सभी साथी, मैं समझता हूं कि आभार व्यक्त कर रहे होंगे, और माइक ऑन करके आभार व्यक्त नहीं करना है किसी को। जो भी आभार व्यक्त करना है अपने मन में कीजिए, और समूह में सक्रियता बनाए रखें। बस यही आप सबका मैं समझूंगा कि सच्चा आभार होगा हमारे साथियों के प्रति, और जो लोग इसको स्पष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनके प्रति। तो आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से प्रकाश दान जी का और आदरणीय नीरज श्रीवाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।